अध्याय 576 निगल लिया गया। सू ब्लू लाइटनिंग सी स्काईशिप ने पानी को चीरते हुए हवा में तेजी से उड़ान भरी। धूम 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 टिल्डर टिल्डर टिल्डर। कई व्हेल उनके पीछे से पानी के बाहर कूदी और जहाज को अपनी चपेट में लेने से बाल बाल चूक गईं। सबसे नज़दीकी व्हेल तो छोटे जहाज को निगलने से मात्र कुछ ही गज की दूरी पर थी। सू टिल्डर टिल्डर टिल्डर। जैसे ही जहाज हवा में पहुंचा, वह धीरे धीरे उन असीमित समुद्री व्हेलों से दूर होता चला गया। समुद्र में व्हेलों का पलड़ा भारी था, लेकिन आकाश उनका क्षेत्र नहीं था। 1 दर्जन से अधिक व्हेलों ने हवा में उनका पीछा किया, लेकिन वे ब्लू लाइटनिंग सी स्काईशिप को नहीं पकड़ सकीं। टिल्डर। जहाज पर मौजूद सभी लोगों ने राहत की सांस ली। चूंकि हम हवा में आ चुके हैं, इसलिए व्हेल अब हमें नहीं पकड़ पाएंगी। स्मृति और उसके साथियों ने अब राहत महसूस करना शुरू कर दिया था। जेमिनाई सेड। नकुल शॉ और कंकालिया डिवीजन लीडर अरूप 1 या 2 व्हेलों का सामना करने में सक्षम थे, लेकिन उनका पूरा समूह बहुत ही भयानक था। मैंने नहीं सोचा था कि हम महान असीमित समुद्री व्हेलों को देख पाएंगे। किंवदंतियों के अनुसार ये व्हेल विशाल होती हैं और उनके शरीर का सबसे कीमती हिस्सा उनके हृदय का रक्तसत ब्लड एसेंस होता है। हृदय का रक्तसत। जहाज का पीछा कर रही कुछ व्हेलों को देखते हुए नाविकों ने उत्साहित होकर चर्चा की। उनकी बातें सुनकर नकुल शॉ के चेहरे पर भी उत्सुकता के भाव आ गए। जीवन शक्ति के मामले में एक वयस्क असीमित समुद्री व्हेल टावरिंग ट्रियाओ से भी अधिक शक्तिशाली थी। टावरिंग ट्रियाओ से नकुल शॉ को मिले लाभों को याद करते हुए इन व्हेलों का मूल्य भी बेशुमार था। हृदय का रक्तसत व्हेल के दिल की गहराइयों में मौजूद रक्त का सार होता है, और जब कोई इसमें स्नान करता है तो यह उसके अस्तित्व के स्तर को ऊपर उठाने की क्षमता रखता है। ये ट्रू लॉर्ड रैंक वालों के लिए अत्यंत प्रभावी है और यहाँ तक कि एक सोवरेन को भी प्रभावित कर सकता है। स्मृति ने नकुल शॉ को असीमित समुद्री व्हेलों के हृदय रक्तसत के प्रभाव के बारे में समझाया। ये सुनकर नकुल की आंखें चमक उठीं। ये सोचकर कि इनमें से एक व्हेल कितनी विशाल और शक्तिशाली है, उनके दिल कितने मजबूत होंगे। उनका हृदय रक्तसत वैसा ही था जैसा टावरिंग ट्रियाओ के लिए वुड स्पिरिट एसेंस सोल था। अंतर केवल इतना था कि वुड स्पिरिट आत्मा की मदद करता था, जबकि हृदय रक्तसत साधना, कल्टिवेशन और अस्तित्व की स्थिति में मदद करता था। मेरी आत्मा की शक्ति और मानसिक ऊर्जा दोनों ओरिजिन कोर रियलम तक पहुंच चुके हैं। बस मेरी साधना में ही कमी है। नकुल शॉ का दिल धड़कने लगा। हृदय का रक्तसत बेहद लुभावना था और उसके लिए बिल्कुल सही था। गति थोड़ी धीमी करो, नकुल शॉ ने फैसला किया। यदि जहाज बहुत तेज उड़ा तो व्हेल पीछे छूट जाएंगी। स्मृति नकुल के इरादे समझ गई और उसने सावधानी से जहाज की गति कम कर दी। उस समय भी 4 या 5 व्हेल जहाज का पीछा कर रही थीं। 2 या 3 को और पीछे छोड़कर जब केवल 1 या 2 बचेंगी, तब हम उन पर हमला करने के बारे में सोच सकते हैं। नकुल शॉ ने पीछे की स्थिति का पता लगाने के लिए अपनी स्पिरिचुअल सेंस का उपयोग किया। आई ऑफ डेथ वाली घटना के बाद से नकुल शॉ ने गॉड स्पिरिचुअल आई की निरीक्षण क्षमताओं का आसानी से उपयोग करने की हिम्मत नहीं की थी, इसलिए वह आमतौर पर स्पिरिचुअल सेंस का ही सहारा लेता था। हालांकि स्पिरिचुअल सेंस गॉड स्पिरिचुअल आई जितना सटीक नहीं था, लेकिन अधिकांश साधक इसी का उपयोग करते थे। समय बीतने के साथ सू ब्लू लाइटनिंग सी स्काईशिप ने व्हेलों के बीच एक निश्चित दूरी बनाए रखी। 1 घंटे बाद, कप्तान, ये व्हेल थोड़ी बुद्धिमान हैं और सब एक दूसरे के साथ झुंड में हैं, स्मृति ने कहा। नकुल शॉ के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उसने भी इस बात पर गौर किया था। एक वयस्क व्हेल को वह और कंकालिया डिवीजन लीडर अरूप हरा सकते थे, लेकिन 2 व्हेलें मुसीबत खड़ी कर सकती थीं। यहाँ तक कि ग्रेट ओरिजिन कोर रियलम का योद्धा भी 4 या 5 व्हेलों को देखकर पीछे हट जाता। तभी वो टिल्डर पास के समुद्र से एक धीमी दहाड़ सुनाई दी। ये कैसी आवाज़ है? जहाज के अंदर मौजूद नाविकों को लगा जैसे उनका खून खौल रहा हो, और वे ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। नकुल शॉ का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसका शरीर भारी हो गया और उसे उस गहरी दहाड़ से खतरे का अनुभव हुआ। धूम टिल्डर। जैसे ही वह नीचे क्या हो रहा है ये जानने के लिए अपनी स्पिरिचुअल सेंस का उपयोग करने वाला था, अचानक समुद्र से एक अजय खिंचाव सक्शन पैदा हुआ। बुरा हुआ, भागो। नकुल की स्पिरिचुअल सेंस ने एक विशालकाय व्हेल को देखा। उसका काला मुंह ही एक छोटे पहाड़ को निगलने के लिए काफी था। नाविकों को सांस लेने में कठिनाई महसूस होने लगी। वुटिल्डर, उस जीव के आभा मंडल ने पास की हेवन अर्थ युआन क्यूई को भी अपनी ओर खींच लिया। सुटिल्डर, ब्लू लाइटनिंग सी स्काईशिप ने दूर उड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस मुंह के और चौड़े होने से खिंचाव बढ़ गया, जिससे जहाज की गति धीमी हो गई। समुद्र से एक विशालकाय शरीर बाहर निकला। ये 10 मील लंबी एक भीमकाय लिमिटलेस ओशन वेव थी। सी
जहाज पर मौजूद हर किसी की सांसें थम गईं और स्मृति स्तब्ध रह गई। इस असीम शक्ति के सामने ब्लू लाइटनिंग सी स्काईशिप के पास लड़ने का कोई मौका नहीं था। अहह, जैसे ही आसमान में अंधेरा छाया, जहाज पर मौजूद सभी लोग चिल्लाने लगे। पेन टिल्डर टिल्डर टिल्डर। जहाज उस विशाल वेल के शरीर के भीतर समा गया। निगले जाते समय वह इधर उधर टकराता रहा। जहाज पर सवार सभी लोगों का सिर चकराने लगा, लेकिन केवल नकुल शॉ की आंखें शांति से चमक रही थीं और वह विचार कर रहा था। एंशिएंट ड्रीम रियलम की आभा को सोखने के बाद नकुल का शरीर और रक्त रेखा पहले से कहीं अधिक शुद्ध और मजबूत हो गई थी। केवल शारीरिक शक्ति के मामले में वह एक सोवरेन के बराबर था, इसलिए वह इस स्थिति में भी अपना धैर्य बनाए रखने में सक्षम था। ये वेल दूसरी वेलों से कई गुना शक्तिशाली है। ये कम से कम ग्रेट ओरिजिन कोर रियलम के स्तर पर है। इसकी जीवन शक्ति न जाने कितनी अधिक होगी। संभवतः ये वर्ड गॉड रियलम के स्तर के करीब है। नकुल शॉ ने चारों ओर देखने के लिए अपनी स्पिरिचुअल सेंस का उपयोग किया। आकार में यह वेल पिछली वेलों से दोगुनी से भी ज्यादा बड़ी थी। ये संभवतः वेलों की नेता है, स्मृति ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, और आसपास का नजारा देखकर नकुल शॉ के चेहरे पर गंभीरता छा गई। इस वेल की युद्ध शक्ति निश्चित रूप से ए डेसोलेट सोवरेन लॉर्ड और अंगद से भी अधिक थी। इस वेल का आकार बहुत बड़ा है। अगर मैं वर्ड स्पेस आई स्लैश का उपयोग भी करूं तो भी इसके अंगों को कोई खतरा नहीं होगा। नकुल का दिल बैठ गया। उदाहरण के लिए, इस वेल का हृदय एक सामान्य कमरे से भी बड़ा था, लेकिन नकुल का वर्ड स्पेस आई स्लैश केवल 1 मीटर लंबा था। यदि लक्ष्य बहुत बड़ा हो तो नकुल उस पर प्रभावी हमला नहीं कर सकता था। वेल के लिए 1 मीटर का घाव कुछ भी नहीं था। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी की उंगली पर एक छोटा सा कट लग जाना। यद्यपि वर्ड स्पेस आई स्लैश नकुल की सबसे शक्तिशाली नेत्र रक्त तकनीक थी, लेकिन दुनिया में कोई भी तकनीक पूर्ण नहीं होती। वेल के विशाल आकार ने एक तरह से इस तकनीक और अधिकांश सिंगल टारगेट हमलों को बेअसर कर दिया था। इस समय नकुल गहराई से सोचने लगा। गुल्लू गुल्लू टिल्डर टिल्डर। ब्लू लाइटनिंग सी स्काईशिप एक चिपचिपे तरल पदार्थ में जा गिरा। बुरा हुआ, ये वेल के पेट का एसिड जठर रस है। स्मृति चिल्लाए, पेट का एसिड। नकुल की स्पिरिचुअल सेंस ने एक अत्यंत तीव्र संक्षारक शक्ति महसूस की। सामान्य ट्रू लॉर्ड रैंक के योद्धा इसे छूते ही तुरंत पच जाते। लिमिटलेस ओशन वेल बड़ी मात्रा में जानवरों, मनुष्यों या जहाज़ों को निगल लेती है और अपने शरीर के भीतर उन्हें पचा लेती है। एक बूढ़े नाविक ने बताया। उस चिपचिपे तरल ने पूरे जहाज को ढक लिया था। हालांकि स्मृति और उसके साथियों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वे कुछ न कर सके। उस चिपचिपे द्रव्य ने जहाज को रोक दिया था और उसे एक तरह से सील कर दिया था। कप्तान, अब हमें क्या करना चाहिए? स्मृति का चेहरा पीला पड़ गया। नकुल शॉ ने कंकालिया डिवीजन लीडर अरूप को बुलाया और बाकी सभी के साथ योजना पर चर्चा शुरू की। आखिरकार वेल के बारे में उसका ज्ञान सीमित था। जहाज कब तक टिक सकता है? नकुल की गॉड स्पिरिचुअल आई ने देखा कि जहाज धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गया था। यह जहाज दुर्लभ सामग्रियों से बना है, इसलिए ये क्षरण के प्रति अत्यंत प्रतिरोधी है। इसकी सुरक्षा प्रणाली एक सोवरेन को भी कुछ समय के लिए रोक सकती है, लेकिन यह एसिड भी बहुत शक्तिशाली है। सभी ने आपस में चर्चा की और एक निष्कर्ष पर पहुंचे। यह जहाज ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक टिक सकता है, यदि हमारे पास पर्याप्त प्राइमल क्रिस्टल स्टोन्स हों और हम सुरक्षा घेरे डिफेंसिव एरे को चालू रखें तो हम 2 या 3 महीने तक टिक सकते हैं। नाविक तुरंत काम पर लग गए। जल्द ही जहाज एक हल्की भूरी नीली रोशनी से चमकने लगा, जिसने उस चिपचिपे तरल को रोक दिया। कप्तान, एसिड बहुत तेज है, इसलिए इस सुरक्षा घेरे को बनाए रखने के लिए बड़ी मात्रा में प्राइमल क्रिस्टल स्टोन्स का उपयोग होगा। स्मृति ने घबराहट में कहा। शांत रहो, पहले स्थिति को स्थिर करो, जेमिनाई सेड। नकुल शॉ की आवाज़ शांत और भावशून्य थी। उसने पर्पल सेंट रूइंस से बड़ी मात्रा में प्राइमल क्रिस्टल स्टोन्स एकत्र किए थे। गुल्लू टिल्डर टिल्डर टिल्डर। वह वेल वापस समुद्र की गहराइयों में गोता लगा गई और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलने लगी। इस क्षेत्र में असीमित समुद्री वेल खाद्य श्रृंखला फूड चेन के शीर्ष पर रहने वाले जीवों में से एक थी। स्वामी, मेरे पास अपने शरीर के साथ इस एसिड को चीरकर बाहर निकलने की 50-60% संभावना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या मैं वास्तव में बच पाऊंगा। कंकालिया डिवीजन लीडर अरूप ने कहा, और नकुल शॉ ने एक ठंडी आह भरी। अरूप की हड्डियां समूह में सबसे मजबूत थीं और क्षरण के प्रति अत्यंत प्रतिरोधी थीं। यदि उसके बचने की संभावना भी इतनी कम थी, तो बाकी लोगों के जीवित रहने की उम्मीद और भी कम थी। 1 घंटे बाद वेल समुद्र की अगाध गहराइयों में चली गई। वूश वूश।
धूम टिल्ड टिल्ड टिल्ड। लहरें उथल पुथल मचा रही थीं और शक्तिशाली समुद्री जीवों के आभा मंडल और की संख्या बढ़ने लगी थी। 1 दर्जन, 2 दर्जन, 100, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे लगता है कि हम असीमित समुद्री व्हेलों के झुंड के बीच पहुंच चुके हैं। जेमिनाई सेड। अध्याय 577, साधना में वृद्धि। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे लगता है कि हम असीमित समुद्री व्हेलों के झुंड के बीच पहुंच चुके हैं। जहाज के भीतर मौजूद हर व्यक्ति का सिर डर के मारे चकराने लगा। समुद्र की गहराइयों में प्रत्येक आभा और एक पौराणिक असीमित समुद्री व्हेल का प्रतिनिधित्व कर रही थी। इनमें से अधिकांश व्हेलें वयस्क थीं और उनमें से प्रत्येक की युद्ध शक्ति सामान्य सोवरेन्स से कहीं अधिक थी। इतनी सारी व्हेलों का समूह बड़े बड़े विशेषज्ञों की आत्माओं को भी चीरने के लिए पर्याप्त था। सबकी सांसें अटक गईं। पेंग पेंग पेंग। जहाज के सन्नाटे में उनके दिलों की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। केवल वॉर्ड गॉड रियलम का कोई योद्धा ही यहाँ से सुरक्षित निकल सकता है। यहाँ तक कि ग्रेट ओरिजिन कोर रियलम के योद्धाओं की भी मृत्यु निश्चित है। नकुल शॉ का हृदय कांप उठा। इस झुंड में कुछ अन्य व्हेलें भी उतनी ही शक्तिशाली थीं जितनी वह जिसके भीतर वे कैद थे। इन विशाल व्हेलों की जीवन शक्ति अत्यंत प्रबल थी और सामान्य ग्रेट ओरिजिन कोर रियलम के सोवरेन लॉर्ड्स भी उनका सीधे तौर पर सामना नहीं कर सकते थे। जेमिनाई सेड। ऐसी स्थिति में नकुल शॉ अपनी आभा और को छिपाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। गुल्लू टिल्ड टिल्ड टिल्ड। वह व्हेल समुद्र के बीच से गुजरी और पास की अन्य व्हेलों का अभिवादन करते हुए जोर शोर से गहरी आवाजें निकालने लगी। जहाज के भीतर मौजूद हर किसी का दिल कांप उठा और कंकालीय डिवीजन लीडर अरूप की आंखों के कोटरों में ज्वालाएं बेचैनी से फड़कने लगीं। स्कारलेट मून रिलीजन के युग के दौरान भी उसने कभी ऐसा आत्मा को झकझोर देने वाला अनुभव नहीं किया था। अचानक वो टिल्ड समुद्र की गहराइयों से एक शक्तिशाली आभा उभरी जिसने हेवन अर्थ युआन क्यूई को जमा दिया। उस पल में हर व्हेल कांप उठी और सम्मानपूर्वक झुक गई। यहाँ तक कि वह व्हेल जिसने उनके जहाज को निगला था वह भी थोड़ा कांप रही थी और अपने दिल के विस्मय और सम्मान को छिपाने में असमर्थ थी। क्या ये वॉर्ड गॉड रियलम की कोई व्हेल हो सकती है? नकुल शॉ और उसके साथियों की आत्माओं पर इतना दबाव था कि वे ठीक से सोच भी नहीं पा रहे थे। नकुल शॉ ने एक बार पर्पल सेंट रूइंस में वॉर्ड गॉड रियलम की आभा महसूस की थी, लेकिन यह आभा कहीं अधिक स्पष्ट थी। यह आभा संभवतः लिमिटलेस ओशन व्हेल किंग व्हेल राजा की है। स्मृति का शरीर कांप रहा था और उसे बोलने के लिए ही अपनी बहुत सारी ऊर्जा खर्च करनी पड़ी। असीमित समुद्री व्हेल राजा। हेवन अर्थ युआन क्यूई और समुद्री धाराएं क्षण भर के लिए थम गईं। व्हेल राजा का शरीर हरे रंग का था और उसके शरीर की सतह पर पौधे उगे हुए थे। व्हेल राजा ने सहजता से अपनी आंखें खोली और अपने आसपास का निरीक्षण किया, जिससे एक भव्य आभा प्रकट हुई। ये व्हेल राजा निश्चित रूप से वॉर्ड गॉड रियलम तक पहुंच चुका है। समुद्र का जीव होने के नाते इसका आकार विशाल है। ये निश्चित रूप से एक उच्चतर जीवन स्वरूप है। यहाँ तक कि नकुल शॉ की आत्मा भी जकड़ ली गई थी। इस समय हर कोई सांस लेने में असमर्थ था। उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल सेंस का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की और यहाँ तक कि उनके विचारों को भी दबा दिया गया था। फिर भी वे सभी उस व्हेल राजा को महसूस कर सकते थे। श्वा। व्हेल राजा की आंखों ने व्हेलों के समूह को स्कैन किया और उसकी दृष्टि नकुल शॉ और उसके साथियों वाली व्हेल पर थोड़ी अतिरिक्त देर के लिए टिकी। बुरा हुआ, जहाज के भीतर हर कोई व्हेल राजा की उस दृष्टि को महसूस कर सकता था। उनकी आत्माओं पर दबाव और मजबूत हो गया और ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी भी क्षण बिखर जाएंगे। पेंग 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 पेंग। हर किसी के दिल की धड़कन तेज हो गई और लगभग उनके गले तक आ गई। हालांकि व्हेल राजा की निगाहें हटने से पहले केवल एक पल के लिए ही उन पर टिकी रहीं। टिल्ड। जहाज के भीतर हर किसी ने एक लंबी सांस ली। प्लॉप प्लॉप। कुछ नाविक जमीन पर गिर पड़े और नकुल शॉ की पीठ ठंडे पसीने से भीग गई थी। वॉर्ड गॉड रियलम किंग के सामने उनके पास कोई मौका नहीं था। उस व्हेल राजा ने हमें पहले ही महसूस कर लिया है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। नकुल शॉ ने सोचा। जहाज के भीतर हर किसी ने स्पष्ट रूप से व्हेल राजा की दृष्टि को महसूस किया था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि उसे वास्तव में उनकी परवाह नहीं थी। शायद एक व्हेल के भीतर लोगों का होना उसके लिए कोई दुर्लभ दृश्य नहीं था। मैं समझ गया। कंकालीय डिवीजन लीडर अरूप ने अपना धैर्य बनाए रखने की पूरी कोशिश की। व्हेल राजा हमारे साथ उलझने को अपनी तौहीन समझता है। उसकी आंखों में हम केवल चींटियां हैं। ये सुनकर हर किसी ने राहत की सांस ली और वे खुशी से भर गए। व्हेल राजा असीमित समुद्र के सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक था। उसकी नज़र में सोवरेन्स भी चींटियों के समान थे।
इसके अलावा नकुल शॉ और उसके साथियों को तो पहले ही उसके एक अधीनस्थ ने निगल लिया था। जहां एक ओर वे जीवित बचने की खुशी से भरे थे, वहीं दूसरी ओर वे कड़वाहट और दुख भी महसूस कर रहे थे। भला कमजोर होने पर कोई कब खुश होता है। यदि नकुल शॉ और उसके साथी एक रीलम ऊपर होते तो शायद वे वेल राजा का ध्यान आकर्षित कर पाते और तब स्थिति कुछ और ही होती। गुल्लू टिल्डर टिल्डर, वह वेल जिसमें वे कैद थे, इधर उधर तैरती रही और अंततः सोने के लिए एक जगह ढूंढ ली। डी डा जब वेल सो रही थी तब उसके पेट का एसिड घटने के बजाय बढ़ गया, जिससे ब्लू लाइटनिंग सी स्काईशिप उसके पेट में पूरी तरह से फंस गया। नकुल शॉ को संदेह हुआ कि एसिड का एक क्षेत्र वेल का पाचन मार्ग था। 1 घंटे बाद वेल गहरी नींद में सो गई और सामने मौजूद वह शक्तिशाली आभा वेल राजा की उपस्थिति गायब हो गई। असीमित समुद्री वेल अधिकांश समय सोती रहती हैं। जागने पर ही वे बाहर जाकर भोजन का शिकार करती हैं, स्मृति ने थोड़ा बेहतर महसूस करते हुए समझाया। पूरा समूह शांत हो गया। जहाज अधिक से अधिक 2 या 3 महीने ही टिक सकता था। उसके बाद जहाज पूरी तरह गल जाता। कप्तान, अब हमें क्या करना चाहिए? काफी देर बाद स्मृति ने पूछा। प्रतीक्षा करो, नकुल शॉ ने कहा। यदि उनके पास बचने की क्षमता होती भी तो भी वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते। असीमित समुद्री वेलों के झुंड से घिरे होने के अलावा वहां एक वर्ल्ड गॉड रियलम का वेल राजा भी था। इसलिए कुछ न करना ही सबसे बेहतर था। इसके अलावा जिस वेल ने उन्हें खाया था उसकी युद्ध शक्ति भी ऐसी नहीं थी जिससे वे आसानी से लड़ सकें। कप्तान के केबिन के भीतर, मेरी साधना कल्टिवेशन पीक ट्रू लॉर्ड रैंक के करीब पहुंच रही है। ये बंद वातावरण साधना के लिए अधिक उपयुक्त है। नकुल शॉ ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। एंशिएंट ड्रीम रियलम में प्रवेश करना उसके लिए अत्यंत लाभकारी रहा था और उसके रक्त तथा शरीर को मजबूती मिली थी। यहाँ तक कि उसका सोर्स ऑफ ट्रू स्पिरिट और बैंगनी बिजली भी पहले से अधिक शुद्ध हो गए थे। मानसिक ऊर्जा और शरीर के मामले में नकुल शॉ एक सोवरेन के बराबर था। हालांकि कंकालीय डिवीजन लीडर अरूप की हड्डियों को मजबूत करने वाली तकनीक और नकुल के अपने शरीर की मजबूती के बीच अभी भी थोड़ा फासला था। ऐसी स्थिति में नकुल शॉ की साधना अत्यंत तीव्र गति से बढ़ने लगी। समय बीतने के साथ नकुल हर 2-3 दिन में एंशिएंट ड्रीम रियलम में प्रवेश करता और वहां की आभा को सोखता। वर्तमान में वह वहां 9 सांसों तक टिक सकता था। यह उसकी वर्तमान सीमा थी। हर बार लौटने पर नकुल अधिक से अधिक आभा को आत्मसात करने की कोशिश करता। म्याओ म्याओ, छोटा चोर बिल्ली लिटिल थीविंग कैट शरीर से रिसने वाली आभा के अंशों को सोख लेती थी। नकुल को यह नहीं पता था कि यदि वह छोटी बिल्ली उसके शरीर से निकलने वाली प्राचीन आभा को नहीं सोखती तो शायद वे राजा विचलित हो जाता। वह बिल्ली प्राचीन आभा के हर एक कतरे को सोख लेती थी और हर बार ऐसा करने पर उसकी अपनी रक्त रेखा ब्लडलाइन थोड़ी कांपती थी। हालांकि उस बिल्ली की रक्त रेखा काफी अनोखी थी और बहुत धीमी गति से विकसित हो रही थी, जिसे नकुल शॉ भी समझ नहीं पा रहा था। अंततः 1 महीने की कड़ी साधना के बाद जहाज से एक विशाल आभा उठी। पीक ट्रू लॉर्ड रैंक। नकुल शॉ ने अपनी आभा को बाहर फैलने से रोक लिया। इस समय उसके सोर्स ऑफ ट्रू स्पिरिट की गुणवत्ता और आकार दोनों अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे। पीक ट्रू लॉर्ड रैंक ट्रू स्पिरिट रियलम के 3 स्वर्गों 3 हेवेंस की अंतिम सीमा थी। कप्तान की साधना सफल रही। नाविकों ने कुछ बदलाव महसूस किया। भाग्यवश ब्लू लाइटनिंग सी स्काईशिप में संवेदनाओं को रोकने की क्षमता थी और वेल भी बहुत गहरी नींद में थी, इसलिए उसे इन नन्हे कणों से कोई हलचल महसूस नहीं हुई। पीक ट्रू लॉर्ड रैंक, ये तो केवल पहला कदम है। नकुल शॉ ने साधना बंद नहीं की। पिछले 1 महीने में उसने एंशिएंट ड्रीम रियलम में 5-6 बार प्रवेश किया था और उसका शरीर तथा रक्त रेखा और भी मजबूत हो गए थे। भले ही वह अभी पीक ट्रू लॉर्ड रैंक पर पहुंचा था, लेकिन उसकी नींव अत्यंत स्थिर थी। उसकी आत्मा, शरीर और इच्छाशक्ति इंटेंट सभी एक सोवरेन के स्तर तक पहुंच चुके थे। यहाँ तक कि जिस एकमात्र चीज हेवन अर्थ युआन क्यूई की उसे कमी थी, उसकी भी उसने व्यवस्था कर ली थी। उसने अपनी इंटरस्पेशियल रिंग में बड़ी मात्रा में प्राइमल क्रिस्टल स्टोन्स और हवा तथा बिजली से संबंधित विभिन्न संसाधन जमा कर रखे थे। आधे महीने बाद नकुल शॉ का सोर्स ऑफ ट्रू स्पिरिट और भी अधिक गाढ़ा होने लगा और उसके नीले रंग की जगह बैंगनी रंग ने लेनी शुरू कर दी। इसके अलावा उसका द्रवित सोर्स ऑफ ट्रू स्पिरिट अब ठोस रूप लेने लगा था। नकुल शॉ का सोर्स ऑफ ट्रू स्पिरिट अब एक ओरिजिन कोर मूल केंद्र में बदलने लगा था। ओरिजिन कोर एक सोवरेन का केंद्र होता है जिसमें उनकी सारी शक्ति संचित होती है और उनकी ट्रू फोर्स सत्य शक्ति ट्रू युआन में बदल जाती है। ओरिजिन कोर और ट्रू युआन दोनों ही सोर्स ऑफ ट्रू स्पिरिट और ट्रू फोर्स से कहीं श्रेष्ठ होते हैं। जाहिर है,
हाफ सटेप ओरिजिन कोड रियलम का अर्थ था हाफ सटेप ट्रू युआन। देखते ही देखते आधा महीना और बीत गया। नकुल शॉ के शरीर में पहले से ही थोड़ा हाफ सटेप ट्रू युआन बन चुका था, जिसका अधिकांश भाग हल्के बैंगनी रंग का था जबकि शेष भाग नीला था। स्वामी को हाफ सटेप ओरिजिन कोड रियलम तक पहुंचने पर बधाई। कंकालिया डिवीजन लीडर अरूप की आवाज़ गूंजी। महज 1.5 महीने के भीतर नकुल शॉ ने पहले पीक ट्रू लॉर्ड रैंक और फिर हाफ सटेप ओरिजिन कोड रियलम में कदम रख दिया था। ये किसी दैवीय गति के समान था। हालांकि दूसरे लोग ये सुनकर हैरान हो सकते थे, लेकिन कंकालिया डिवीजन लीडर अरूप जानता था कि यह नकुल शॉ की मजबूत नींव के कारण संभव हुआ है। नकुल शॉ की मानसिक ऊर्जा, आत्मा, शरीर और रक्त रेखा ये सभी पहले ही ओरिजिन कोड रियलम तक पहुंच चुके थे। केवल उसकी साधना कल्टिवेशन ही उसे पीछे खींच रही थी। इसलिए पीक ट्रू लॉर्ड रैंक पर पहुंचते ही नकुल शॉ का तुरंत हाफ सटेप ओरिजिन कोड रियलम तक पहुंच जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। हाफ सटेप ओरिजिन कोड रियलम तक पहुंचने के बाद भी नकुल शॉ ने अपनी साधना नहीं रोकी। जेमिनाई सेड, अध्याय 578, 100 शव योजना की पूर्णता। जब से नकुल शॉ हाफ सटेप ओरिजिन कोड रियलम पर पहुंचा था, उसके सोर्स ऑफ ट्रू स्पिरिट से हाफ सटेप ट्रू युआन का निर्माण हो रहा था और फिर वह धीरे धीरे ट्रू युआन में परिवर्तित होने लगा था। नकुल शॉ के शरीर के भीतर का सोर्स ऑफ ट्रू स्पिरिट अत्यंत गाढ़ा हो गया था और अब ठोस रूप लेने लगा था। एक बार जब सोर्स ऑफ ट्रू स्पिरिट पूरी तरह से ठोस होकर ओरिजिन कोड का रूप ले लेता है, तो व्यक्ति की शक्ति और सामर्थ्य में नाटकीय रूप से वृद्धि होती है। हालांकि ये परिवर्तन एक लंबी प्रक्रिया थी। हर बार जब किसी के हाफ सटेप ट्रू युआन को शुद्ध किया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप एक छोटी सफलता ब्रेक थ्रू मिलती है। मानसिक ऊर्जा, इच्छाशक्ति, इंटेंट और अस्तित्व की स्थिति को बढ़ाने के लिए यही आवश्यक शर्त थी। यदि किसी की मानसिक ऊर्जा का स्तर या अस्तित्व की स्थिति पर्याप्त ऊंची नहीं है, तो रूपांतरण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होगी और यहां तक कि किसी बाधा बॉटलनेक तक पहुंच सकती है। यही कारण था कि कई हाफ सटेप ओरिजिन कोड रियलम के साधक दशकों तक इसी बाधा पर अटके रहते थे। मेरी वर्तमान गति के साथ मैं अधिक से अधिक 3 या 4 वर्षों के भीतर एक सोवरेन बनने में सक्षम हो जाऊंगा। वर्तमान रूपांतरण गति को देखते हुए नकुल शॉ ने अनुमान लगाया। सैद्धांतिक रूप से ओरिजिन कोड रियलम तक पहुंचने में उसके लिए कोई बाधा नहीं थी, जो कि अन्य लोगों की तुलना में उसकी रूपांतरण गति के बहुत अधिक होने का एक मुख्य कारण था। केवल लुसिफर जैसे लोग ही, जो 2 सितारा संप्रदायों से थे और जिन्हें वर्ड गॉड रियलम के विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त था, नकुल शॉ के साथ तुलना किए जा सकते थे। नकुल शॉ ने जानबूझकर रूपांतरण की गति को धीमा कर दिया और अपना ध्यान समझ कॉम्प्रिहेंशन पर अधिक केंद्रित किया। किसी के तत्व और इच्छाशक्ति इंटेंट जितने मजबूत होंगे, ओरिजिन कोड बनने पर उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। नकुल शॉ ने अपनी नींव पर ध्यान केंद्रित किया। एक बार जब सोर्स ऑफ ट्रू स्पिरिट ओरिजिन कोड में बदल जाता है, तो ये साधक का मुख्य केंद्र बन जाता है, जिसमें उनकी सारी समझ, शक्ति और इच्छाशक्ति समाहित होती है। उदाहरण के लिए, नकुल शॉ का सोर्स ऑफ ट्रू स्पिरिट पवन और बिजली विंड लाइटनिंग के तत्व के साथ विलीन हो गया था, और अलग अलग तकनीकों का अभ्यास करने वाले विभिन्न साधकों की समझ का स्तर भी अलग अलग होता है। इससे पहले कि हाफ सटेप ट्रू युआन पूरी तरह से रूपांतरित हो जाए, अपने तत्वों को और अधिक मजबूत करना ही सबसे अच्छा है। नकुल शॉ ने अपना लक्ष्य और ऊंचा कर लिया। चूंकि वह किसी स्वर्ग विरोधी वस्तु की सहायता के बिना जल्द ही ओरिजिन कोड रियलम में प्रवेश नहीं कर सकता था, इसलिए उसने एक अभिजात के मार्ग पर चलना बेहतर समझा। अपने मन के भीतर नकुल शॉ ने अपनी चेतना को एक बार फिर विंड लाइटनिंग स्टोन टैबलेट में विलीन कर दिया और पर्पल डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग को समझना शुरू किया। समय तेजी से बीता और 1 महीना और निकल गया। नकुल शॉ ने पर्पल डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग को और गहराई से समझा। वह इसका 20-30% हिस्सा समझने में सफल रहा। वास्तव में, जब से उसने पहली बार पर्पल सेंट रूइंस छोड़ा था, उसका मुख्य ध्यान विंड लाइटनिंग एम्परर की विरासत पर ही था। इस समय तक नकुल शॉ का सोर्स ऑफ ट्रू स्पिरिट पूरी तरह शुद्ध हो चुका था और उसमें विनाश की एक आभा समाहित थी। उसने धीरे से अपनी हथेली खोली और हवा तथा बिजली की एक लहर ने ब्लेड ऑफ पर्पल डिस्ट्रक्शन का रूप ले लिया, जिसमें विनाश की सघन और शुद्ध आभा भरी थी। श्वा नकुल शॉ ने तुरंत उस ब्लेड को विसर्जित कर दिया, लेकिन फिर भी जहाज पर मौजूद सभी लोगों ने अपनी आत्माओं में विनाश की एक ऐसी शक्ति महसूस की जिसने उन्हें बहुत असहज कर दिया। यहाँ तक कि कंकालिया डिवीजन लीडर अरूप का दिल भी धड़क उठा। वह अपनी आह रोक नहीं पाया। नकुल शॉ हाफ सटेप ट्रू युआन को बदलने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा था, इसके बजाय उसका पूरा ध्यान समझ पर था।
केवल गहरी समझ के साथ ही नकुल की युद्ध शक्ति कम समय में नाटकीय रूप से बढ़ सकती थी। ये ब्लेड ऑफ पर्पल डिस्ट्रक्शन सामान्य सोवरेन्स को डराने के लिए पर्याप्त है। नकुल संतुष्ट था। उसने पर्पल डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग का केवल 20-30% ही समझा था, इसलिए इसे इतना शक्तिशाली नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक कारक ने इसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया था, एंशिएंट ड्रीम रियलम की आभा। उस प्राचीन आभा ने नकुल की विनाश शक्ति को और अधिक शुद्ध बना दिया था। यहाँ तक कि स्वयं विंड लाइटनिंग एम्परर के पास भी शायद उस स्तर पर विनाश की इतनी शुद्ध शक्ति नहीं रही होगी जितनी नकुल के पास थी। अपनी साधना में व्यस्त होने के बावजूद नकुल हर 2-3 दिन में एंशिएंट ड्रीम रियलम में प्रवेश करना नहीं भूलता था। वह आभा उसके शरीर और रक्त रेखा को मजबूत करने में सबसे बड़ी सहायक थी। उसकी रक्त रेखा अब पर्पल सेंट रूइंस की तुलना में दोगुनी शुद्ध और शक्तिशाली हो गई थी। एंशिएंट ड्रीम रियलम की आभा व्यक्ति की रक्त रेखा को उसके पूर्वजों के स्तर तक ले जाने की अनुमति देती थी। बेशक ये प्रभाव असीमित नहीं था। जब उसका शरीर और रक्त रेखा एक निश्चित स्तर पर पहुंच गए तो इस आभा का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। इस गति को बनाए रखने के लिए उसे और अधिक आभा को सोखने की आवश्यकता थी। डिवीजन लीडर अरूप नकुल शॉ ने अपनी चेतना को 10,000 घोस्ट पल 10,000 प्रेत मोती में विलीन किया और 100 शव योजना की प्रगति का निरीक्षण किया। स्वामी, 100 शव योजना पूर्ण हो गई है। कंकालीय डिवीजन लीडर अरूप की आवाज में गर्व था। ये योजना उसी का सुझाव थी और अब उसने इसे अंततः पूरा कर लिया था। 100 शव योजना पूर्ण हो गई। नकुल शॉ अपने दिल की खुशी को दबा नहीं सका। 10,000 घोस्ट पल के भीतर 100 शापित प्रेत शव एक साथ खड़े थे और वे सभी पीक ट्रू लॉर्ड रैंक पर थे। यह अंततः पूरा हो गया था। नकुल ने एक लंबी सांस ली। इस योजना को पूरा करने के लिए उसने संसाधनों का एक विशाल भंडार खर्च किया था, भले ही उनमें से अधिकांश संसाधन पर्पल सेंट रूइंस से आए थे। ये कहा जा सकता है कि फॉरबिडन ग्राउंड ऑफ 100 ग्रेव्स पर्पल सेंट रूइंस या कंकालीय डिवीजन लीडर अरूप के बिना ये योजना कभी पूरी नहीं हो पाती। सब कुछ भाग्य पर निर्भर था। अब जब 100 शव योजना पूरी हो गई है तो घोस्ट कॉप्स का स्टेरे प्रेत शव शापित व्यूह की शक्ति और भी अधिक प्रबल होगी। डिवीजन लीडर अरूप नकुल से भी ज्यादा उत्साहित था। उस मोती के भीतर उन 100 शापित शवों के अलावा 2 डार्क सिल्वर जहरीले प्रेत शव भी थे। ये दोनों लंबे समय से मोती के भीतर थे और अब हाफ सटेप ओरिजिन कोर रियलम तक पहुंच चुके थे। क्या एंशिएंट ड्रीम रियलम की आभा इन प्रेत शवों को भी मजबूत कर सकती है? नकुल के मन में अचानक ये विचार आया, लेकिन जल्द ही यह गायब हो गया। वह उस प्राचीन क्षेत्र में 10 सांसों से भी कम समय तक रुक सकता था और वह आभा उसके खुद के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। 3 दिन बाद नकुल शॉ अपनी रक्त रेखा की शक्ति और आइस इंपीरियल स्पीयर बर्फीला शाही भाला को समझने में लीन था। जेमिनाई सेड, गू टिल्डा ब्लू लाइटनिंग सी स्काईशिप अचानक हिलने लगा। क्या हो रहा है? जहाज के भीतर कोई भी ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। गू गू, वह वेल जाग गई थी और धीरे धीरे इधर उधर तैर रही थी। कप्तान, वेल 2 महीने तक सोई और अब वह भोजन खोजने जा रही होगी, स्मृति ने कहा और सभी की आंखों में आशा की चमक आ गई। आखिरकार यह विशाल जीव जाग ही गया। नकुल शॉ के चेहरे पर मुस्कान आ गई और ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। वह इतने समय से इसी पल का इंतजार कर रहा था। जैसा कि उम्मीद थी, सब कुछ योजना के अनुसार हुआ और वेल भोजन की तलाश में निकल पड़ी। यदि वेल अपने झुंड के साथ रहती तो नकुल शॉ चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न होता, वह कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता। उस झुंड में 100 से अधिक असीमित समुद्री वेलें और वर्ल्ड गॉड रियलम का एक वेल राजा था। उस स्थिति में कुछ भी करना मौत को बुलावा देने जैसा था। जब वेल शिकार के लिए बाहर जा रही है तो ये हमारे पास आखिरी मौका है। नकुल शॉ ने एक गहरी सांस ली। असीमित समुद्री वेलें शिकार से लौटने के बाद लंबे समय तक सोती थीं और ब्लू लाइटनिंग सी स्काईशिप अब ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता था। गुल्लू गुल्लू टिल्डर, वह विशाल वेल समुद्र की गहराइयों में तेजी से दौड़ने लगी। आकार के मामले में ये वेल 10 मील तक पहुंच चुकी थी। ये समुद्र के सबसे बड़े जीवों में से एक थी। इस अंतिम अवसर का सामना करते हुए नकुल शॉ ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और बाहर की स्थिति का पता लगाने के लिए अस्थायी रूप से अपनी गॉड स्पिरिचुअल आई पर लगी पाबंदी हटा दी। वेल समूह से दूर जा रही है। नकुल के दिल की धड़कन तेज हो गई। असीमित समुद्री वेलों के उस विशाल झुंड के पास स्पष्ट रूप से पर्याप्त शिकार नहीं था, इसलिए वेलों को दूर तक यात्रा करनी पड़ती थी। 1000 मील, 5000 मील, 10,000 मील, लगभग 20,000 मील की यात्रा करने के बाद वह वेल अंततः भोजन करने लगी। यही सही समय है। नकुल का दिल और तेजी से धड़कने लगा। श्वा, उसने कंकालीय डिवीजन लीडर अरूप को बुलाया।
स्वामी, आपकी योजना क्या है? क्या हम इन नाविकों को छोड़कर जबरदस्ती बाहर निकलने वाले हैं? अरूप ने सुझाव दिया, लेकिन नकुल ने धीरे से अपना सिर हिला दिया। जबरदस्ती बाहर निकलना एक बहुत ही खराब योजना थी। इस वेल की युद्ध शक्ति लॉर्ड अंगद और एड डेसोलेट सोवरेन लॉर्ड से भी कहीं अधिक थी। यहाँ तक कि नकुल का वॉर्ड स्पेस आई स्लैश भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। यदि वे जहाज को छोड़ देते तो उनके सुरक्षित रहने की कोई गारंटी नहीं थी। हम यहाँ से शुरू करेंगे। नकुल मुस्कुराया और आइस इंपीरियल स्पीयर को सक्रिय करने के लिए अपनी रक्त शक्ति का संचार किया, जिससे बर्फ और पानी की एक लहर निकली। बोटिल्ड टिल्ड टिल्ड। नकुल के चारों ओर पानी की एक तरंग उठी और जहाज के ऊपरी हिस्से को चीरते हुए बाहर निकल गई। चिपचिपा एसिड अब भी जहाज को घेरे हुए था, जहां सामान्य ओरिजिन कोर रियलम के योद्धा भी कुछ ही सांसों में खत्म हो जाते। हालांकि नकुल शॉ और कंकालिया डिवीजन लीडर अरूप अलग थे। अरूप ने अपनी हड्डियों को मजबूत करने का अभ्यास किया था और उसका बचाव क्षरण के प्रति अत्यंत प्रतिरोधी था। दूसरी ओर नकुल का शरीर एक सोवरेन के स्तर तक पहुंच चुका था और उसका जल रक्त वाटर ब्लडलाइन उपचार और रिकवरी में विशेषज्ञ था। बोटिल्ड टिल्ड। जहाज के डेक पर नकुल और अरूप दोनों उस चिपचिपे तरल में उतर गए। अरूप अपनी 9 डेडली यिन बोन तकनीक का उपयोग करके जबरदस्ती रास्ता बनाने ही वाला था, लेकिन नकुल ने उसे रोक दिया। जेमिनाई सेड। जल से बर्फ। नकुल शॉ ने अपने शरीर के भीतर आइस इंपीरियल स्पीयर की शक्ति का उपयोग किया। वूश। प्रकाश की एक परत ने तुरंत जहाज को ढक लिया और कई दर्जन गज तक फैल गई। जहाज के 100 गज के दायरे में सब कुछ जम गया। जहाज के आसपास का पूरा क्षेत्र अब सील हो चुका था। शानदार विचार। कंकालिया डिवीजन लीडर अरूप खुद को चिल्लाने से नहीं रोक सका। सामान्य तरीके इस एसिड को नहीं रोक सकते थे, लेकिन ये चिपचिपा द्रव्य आखिर था तो एक तरल ही। एक बार जम जाने के बाद इसकी हलचल बंद हो गई। इस समय नकुल शॉ की गुप्त रक्त तकनीक के कारण 100 गज के भीतर की हर चीज बर्फ में कैद हो चुकी थी। पहला चरण पूरा हुआ। अध्याय 579। भयानक प्रेत शव शापित व्यू घोस्ट कॉप्स कर्स्ड एरे। पहला चरण पूरा हुआ। नकुल शॉ ने राहत की सांस ली और वह थोड़ा खुश हुआ। वह सही था। उसके पर्पल डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग या कंकालिया डिवीजन लीडर अरूप की डेथ और येन की शक्ति जैसे सामान्य हमले उस चिपचिपे तरल का मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन दुनिया में हर चीज का एक कार्ट नेमेसिस होता है। पूर्णता जैसी कोई चीज नहीं होती। उदाहरण के लिए नकुल शॉ का वॉर्ड स्पेस आई स्लैश असीमित समुद्री वेल के विशाल आकार के सामने बेअसर था और वेल के एसिड का काट नकुल की आइस ब्लडलाइन बर्फ रक्तरेखा थी। बर्फ में जम जाने के बाद एसिड ने अपनी सारी प्रभावशीलता खो दी। भाग्यवश पिछले आधे साल में मेरी रक्तरेखा और भी शुद्ध हो गई है और आइस इंपीरियल स्पीयर अब पहले से कहीं अधिक ठंडक पैदा कर सकता है। नकुल ने खुद को भाग्यशाली महसूस किया। ये सब एंशिएंट ड्रीम रियलम की आभा के कारण था। यदि वह पर्पल सेंट रूइंस छोड़ने के तुरंत बाद अपनी रक्त शक्ति का उपयोग करता तो 100 गज के भीतर के एसिड को बर्फ में जमाना बहुत कठिन होता। जैसे ही वह चिपचिपा तरल बर्फ की परत के दायरे में आया, उसने हिलने डुलने की अपनी क्षमता खो दी। बहुत ठंड है। बर्फ के उस क्षेत्र का केंद्र ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप था। हालांकि जहाज की सामग्री अत्यंत मजबूत थी और उसमें सुरक्षा घेरा एरेक भी था, फिर भी जहाज के भीतर मौजूद लोग प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। स्मृति और उसके साथियों को हिचकियां आने लगी और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका खून जमने वाला हो। जेमिनाई सेड। इसके अलावा ये तो ठंड का केवल एक मामूली अंश था। इसे हमले का हिस्सा भी नहीं माना जा सकता था। इससे ये स्पष्ट था कि नकुल शॉ की रक्तशक्ति और आइस इंपीरियल स्पीयर कितने अधिक शक्तिशाली हो चुके थे। स्वामी, चारों ओर सब कुछ बर्फ से घिरा है। कंकालिया डिवीजन लीडर अरूप ने बुदबुदाते हुए कहा, यहाँ तक कि उसका अपना शरीर भी अकड़ने लगा था। बर्फ से जल तक। नकुल शॉ मुस्कुराया और अपनी रक्तशक्ति का उपयोग करके बर्फ की भीतरी परत को वापस पानी में बदल दिया। वेन टिल्ड। उस पानी की शक्ति को नकुल की रक्तरेखा ने फिर से सोख लिया। जहाज को घेरे हुए बर्फ का मध्य भाग अब खोखला हो गया था क्योंकि उसका एक हिस्सा पिघल चुका था। बेहतरीन विचार। कंकालिया डिवीजन लीडर अरूप नकुल के अगले कदम का अंदाजा लगा सकता था। अब जब बर्फ का एक हिस्सा हट गया था, उनके पास काम करने के लिए खाली जगह स्पेस उपलब्ध थी। दूसरा चरण, व्यू एरिक स्थापित करो। नकुल शॉ ने बर्फ को बनाए रखने के लिए अपनी रक्तशक्ति का उपयोग किया, जबकि अरूप ने व्यू की स्थापना शुरू की। कंकालिया डिवीजन लीडर अरूप ने काला झंडा लहराया और जहाज के ऊपर 100 शापित प्रेत शव प्रकट हो गए। एक काला कोहरा, जिससे आकाश को हिला देने वाला श्राप निकल रहा था, चारों ओर फैल गया। यदि
हाफ स्टेप ओरिजिन कोरवियलम का कोई योद्धा इसके थोड़े से संपर्क में भी आता तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। इसे सीमित करो, नकुल शॉ ने आदेश दिया। ये गोस्ट कॉप्स का स्टेरे का वास्तविक रूप था। सामान्यतः ये 5 या 6 मील तक फैल सकता था। टिल्ड अरूप ने व्यूह को नियंत्रित किया और उसे कुछ दर्जन गज के दायरे में समेट लिया, अन्यथा यह बाहरी बर्फ को नष्ट कर देता। श्राप को निर्देशित करो। नकुल शॉ की आंखें चमक उठीं और उसने एक बार फिर आदेश दिया। समझ गया। अरूप की आंखें भी चमक उठीं। वह जान गया था कि नकुल वेल से निपटने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल करने वाला है। टिल्ड काले कोहरे में से मुरझाए हुए सफ़ेद हाथ बाहर निकलने लगे। इन खून से सने सफ़ेद हाथों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता था और स्पिरिचुअल सेंस से भी इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल था। वे भूतों की तरह थे। बहुत ठंडक है। जहाज के भीतर हर किसी ने अपनी आत्मा में एक सिहरन महसूस की। जाओ। कंकालिया डिवीजन लीडर अरूप ने काला झंडा लहराया और हजारों हजार मुरझाए हुए सफ़ेद हाथों ने वेल के अंगों को जकड़ना शुरू कर दिया। अजीब बात यह थी कि श्राप की शक्ति आत्मा के आयाम सोल डायमेंशन पर आधारित थी, इसलिए इसने बर्फ की परत को प्रभावित नहीं किया। श्वा श्वा हजारों खूनी सफ़ेद हाथ बर्फ के पार निकल गए और वेल के मांस और खून को सोखने लगे। तो यह है श्राप की असली शक्ति। नकुल की गॉड स्पिरिचुअल आई उस श्राप की शक्ति को देख सकती थी। सामान्य परिस्थितियों में यह व्यूह प्रेत शवों की शक्ति और उनकी नफरत का उपयोग करता था, लेकिन इस समय यह एक सच्चा और शुद्ध श्राप था। श्राप की शक्ति लक्ष्य पर सीधे प्रहार करती है और अदृश्य होती है। अजूर फ्लावर कॉन्टिनेंट में यदि कोई ट्रू स्पिरिट रियलम का विशेषज्ञ फॉरबिडन ग्राउंड ऑफ 100 ग्रेव्स में प्रवेश करता और श्राप की शक्ति उसे छू लेती तो पीछे हटने के बाद भी वह श्राप उनका पीछा नहीं छोड़ता था। इस बार अरूप ने इस अत्यंत शक्तिशाली श्राप को सीधे वेल के अंगों में उतार दिया। टिल्ड 10 मील लंबी वह विशाल वेल गहराई से दहाड़ी और उसका शरीर कांपने लगा। ये स्पष्ट था कि वेल असहज महसूस करने लगी थी, लेकिन चूंकि समस्या उसके आंतरिक अंगों के भीतर से आ रही थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर पा रही थी। श्राप की शक्ति से प्रभावित होने के बाद पीड़ित जीव अपनी जीवन शक्ति लाइफ फोर्स लगातार खोने लगता है। नकुल ने निरीक्षण किया कि श्राप कैसे हमला करता है। यदि सामान्य विशेषज्ञ इस श्राप की चपेट में आ जाते तो तुरंत न मरने पर भी उनकी उम्र घटने लगती थी। इसका मतलब था कि श्राप की शक्ति जीवन शक्ति को खा जाती थी और प्रतिद्वंद्वी की उम्र कम कर देती थी। टिल्ड वेल के मांस और रक्त का सेवन करने के बाद वे मुरझाए हुए सफ़ेद हाथ और भी खूनी और भयानक हो गए। जेमिनाई सेड जे यदि 100 शव श्राप की शक्ति किसी के शरीर के भीतर सक्रिय हो जाए तो ग्रेट ओरिजिन कोरवियलम का विशेषज्ञ भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। कंकालिया डिवीजन लीडर अरूप हंसा। वह और नकुल शॉ डेक पर खड़े थे और उन्होंने श्राप की शक्ति को छूने की हिम्मत नहीं की। टिल्ड असीमित समुद्री वेल कराहने लगी, जिससे समुद्र में उथल पुथल मच गई। उसके शरीर के भीतर की समस्या अब उसके अंगों को खाने लगी थी। सबसे भयानक बात यह थी कि यह श्राप असीमित था। एक बार संक्रमित होने के बाद इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। 1 घंटे बाद भी वेल संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसकी आभा और प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ चुकी थी। ये वास्तव में समुद्र का एक प्रमुख जीव कहलाने के योग्य है। इसकी जीवन शक्ति अविश्वसनीय रूप से प्रबल है। यदि श्राप की शक्ति किसी सामान्य ग्रेट ओरिजिन कोरवियलम के योद्धा के शरीर में फैलती तो वह बहुत पहले ही मर चुका होता। नकुल शॉ ने एक ठंडी आह भरी। इस समय तक श्राप ने वेल को अत्यंत कमजोर स्थिति में पहुंचा दिया था। हृदय को बचाकर रखना, नकुल शॉ ने कहा। अपनी गॉड स्पिरिचुअल आई के निरीक्षण के माध्यम से उसने अरूप को वेल के अंगों का एक नक्शा दिया। अरूप ने श्राप को महत्वपूर्ण अंगों की ओर निर्देशित किया, लेकिन हृदय को छोड़ दिया। हृदय का रक्त सत और ब्लड एसेंस इस वेल का सबसे मूल्यवान खजाना है। ये किसी के अस्तित्व के स्तर को ऊपर उठा सकता है और व्यक्ति को पूरी तरह से नया रूप देने की क्षमता रखता है। नकुल की आंखें चमक उठीं। वह अभी भी उस रक्त सत के बारे में सोच रहा था। ये जानना आवश्यक था कि इस वेल की शक्ति सामान्य ग्रेट ओरिजिन कोरवियलम से कहीं अधिक थी और इसका अस्तित्व स्तर वर्ड गॉड रियलम से बस थोड़ा ही नीचे था। टिल्ड श्राप की शक्ति वेल की ऊर्जा और आत्मा को लगातार नष्ट कर रही थी। नकुल महसूस कर सकता था कि वेल का शरीर धीरे धीरे सूख रहा है क्योंकि उसका जीवन खींचा जा रहा था। टिल्ड वेल समुद्र में तड़पने लगी और कभी कभी सतह पर उछलने लगती। अपनी आंतरिक पीड़ा के कारण वह पागल हो गई थी। आधा दिन बीत जाने के बाद भी वह संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसकी आभा पहले की तुलना में बहुत कमजोर थी। स्वामी, वेल का शरीर बहुत बड़ा है।
एक सामान्य ग्रेट ओरिजिन कोर रियलम का योद्धा अब तक दर्जनों बार मर चुका होता। इसे पूरी तरह मारने में शायद कुछ और दिन लगेंगे, अरूप ने कहा। नकुल शॉ की भौहें सिकुड़ गईं। उसे डर था कि कहीं और असीमित समुद्री वेलें आकर्षित न हो जाएं, लेकिन सौभाग्य से ये वेल पागल हो चुकी थी और अपनी दिशा का बोध खो चुकी थी। असीमित समुद्र की सतह पर शार्क के आकार का एक भूरे रंग का जहाज समुद्र में तेजी से आगे बढ़ा। असीमित समुद्री वेल, ये तो विशाल है। शायद ये कोई सामान्य वेल नहीं है। जहाज पर दर्जनों आकृतियां दिखाई दीं। इनमें से प्रत्येक की आभा रक्तपिपासु थी। उनका नेता चांदी के कपड़े पहने एक दुष्ट दिखने वाला व्यक्ति था, जो अनिश्चितता के साथ वेल को देख रहा था। ये वेल लगभग 10 मील लंबी है। हम शायद इसके दांतों के बीच के गैप को भरने के लायक भी नहीं हैं। समुद्री डाकुओं ने डर और सम्मान के साथ उसे देखा। इस जीव की आभा सामान्य सोवरेन्स के दिलों को झकझोर देने के लिए काफ़ी थी। कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा है जैसे वेल को कोई बीमारी हो गई है और वह कमजोरी से छटपटा रही है। नेता ने अपनी स्पिरिचुअल सेंस से निरीक्षण किया और पाया कि कुछ गलत था। थोड़ी देर देखने के बाद, पीछे हटो, चांदी के कपड़े पहने व्यक्ति ने आदेश दिया। यद्यपि उसके पास ओरिजिन कोर रियलम की साधना थी, लेकिन इस स्तर के जीव के सामने वह कुछ भी नहीं था। वह अपनी ताकत के दम पर वेल के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वेल का एक झटका उन सबको मार सकता था। वह डाकू जहाज जल्द ही उस स्थान से दूर चला गया। बाम। वेल संघर्ष करती रही, लेकिन उसकी आभा लगातार गिर रही थी। आधा दिन बाद विशेषज्ञों और व्यापारियों का एक और समूह वहां से गुजरा, लेकिन वेल को देखते ही उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। अंततः आकाश में एक अत्यंत शक्तिशाली आभा चमकी, जिससे हेवन अर्थ युआंग क्यूई में भारी उथल पुथल मच गई। कड़क, इस भव्य शक्ति के सामने धुंध छंट गई। असीमित समुद्र का आसमान गहरे हरे रंग में रंग गया। ग्रेट ओरिजिन कोर रियलम, जेमिनाई सेड। नकुल शॉ और कंकालिया डिवीजन लीडर अरूप दोनों ने वेल के शरीर के भीतर से ही इस हलचल को महसूस कर लिया। कुछ ही क्षणों बाद एक वृद्ध व्यक्ति, जिसके साथ एक युवक और एक युवती थे, उस क्षेत्र में नीचे उतरे। असीमित समुद्री वेल, उस वृद्ध की आंखें चमक उठीं और उसकी आभा और भी प्रबल हो गई। असीमित समुद्री वेल, तो ये समुद्र के उन पौराणिक जीवों में से एक है। वह युवक और युवती 20 से 30 वर्ष की आयु के बीच के थे। युवक सुंदर था और युवती अत्यंत आकर्षक थी। यद्यपि वे दोनों युवा पीढ़ी से थे, फिर भी वे दोनों ट्रू लॉर्ड रैंक तक पहुंच चुके थे। ये हजारों में एक मिलने वाला अवसर है। इस वेल के अस्तित्व का स्तर वर्ल्ड गॉड रियलम के करीब है और सामान्य ग्रेट ओरिजिन कोर रियलम के सोवरेन लॉर्ड्स भी इसके सामने नहीं टिक सकते, लेकिन ऐसा लगता है कि यह घायल है। इसने अपनी बहुत सारी जीवन शक्ति खो दी है और यह बहुत कमजोर हो गई है। उस वृद्ध की आंखों में एक विशेष चमक थी। अध्याय 580, खोद कर निकालना। हृदय का रक्त सत और ब्लड एसेंस। उन दोनों युवाओं की आंखें चमक उठीं। वह सुंदर युवक अत्यंत उत्साहित था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसने पहले भी इस बारे में सुना था। सुना है कि हृदय का रक्त सत व्यक्ति को पूरी तरह से नया रूप देने की क्षमता रखता है। यदि कोई इसमें स्नान करता है, तो यह उसके अस्तित्व के स्तर और उसकी नींव को मजबूत कर देता है। बिल्कुल सही, सादा कमीज पहने उस वृद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा। ये रक्त सोवरेन्स के लिए भी लाभकारी है। यदि तुम दोनों इस हृदय रक्त सत में स्नान करने में सफल रहे, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि तुम्हारा शरीर और अस्तित्व का स्तर एक हाफ स्टेप ओरिजिन कोर रियलम के बराबर हो जाएगा और ओरिजिन कोर रियलम में प्रवेश करने की तुम्हारी संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। ये सुनकर वे दोनों बेहद रोमांचित हो गए। उन दोनों की साधना कल्टिवेशन ट्रू लॉर्ड रैंक के शुरुआती और अंतिम चरणों में थी। हाफ स्टेप ओरिजिन कोर रियलम तक पहुंचना तो दूर की बात थी, ओरिजिन कोर रियलम तक पहुंचने में उन्हें न जाने कितना समय लग जाता। ये कहा जा सकता है कि असीमित समुद्री वेल का हृदय रक्त सत किसी व्यक्ति की क्षमता पोटेंशियल को ही बदल सकता है। इसके अलावा यह एक दीर्घकालिक लाभ था जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं था, जबकि दवाओं या अन्य संसाधनों के उपयोग से अक्सर शरीर में कुछ जटिलताएं रह जाती हैं। इसके अलावा इस वेल के अस्तित्व की स्थिति सामान्य नहीं है। ये संभवतः पौराणिक असीमित समुद्री वेल राजा से थोड़ा ही नीचे है, कमीज पहने उस वृद्ध ने धीरे से कहा। इस वेल का हृदय रक्त सत अन्य वेलों की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ होगा। यदि मैं इस रक्त का निरंतर उपयोग करूं, तो यह मेरे शरीर और अस्तित्व के स्तर को वर्ल्ड गॉड रियलम की ओर ले जाएगा। हालांकि इससे सीधे तौर पर वर्ल्ड गॉड रियलम में प्रवेश करने की संभावना नहीं बढ़ेगी, लेकिन कम से कम मेरी नींव बहुत अधिक मजबूत हो जाएगी। जेमिनाई सेड। उस वृद्ध का हृदय जोरों से धड़कने लगा।
यदि किसी के पास अपने अस्तित्व के स्तर को ऊपर उठाने का अवसर हो तो भला कौन उत्साहित नहीं होगा। वर्ड गॉड रियलम से नीचे के बहुत कम लोग होंगे जो हृदय के रक्त सत और ब्लड एसेंस के लोभ को रोक पाएंगे। तीसरे बुजुर्ग, आपको इस वेल को मारने का कितना भरोसा है? उस सुंदर युवती ने पूछा। हे, निश्चिंत रहो, यह असीमित समुद्री वेल इस समय अत्यंत कमजोर है और शायद इसकी पूरी युद्ध शक्ति का केवल 20-30% ही शेष बचा है। इसके अलावा इसका हृदय एक बड़े हॉल के आकार का है, जो तुम दोनों के लिए पर्याप्त से भी अधिक है। मैं इसे वापस ले जाकर अपने कबीले की ताकत भी बढ़ा सकता हूँ। वृद्ध ने आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा कहने के बाद उसने वेल की ओर एक हथेली से प्रहार किया। ग्रेट ओरिजिन कोर रियलम के योद्धा के सामने दर्जनों मील का वातावरण बदल गया। धूम टिल्ड 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 टिल्ड। एक गहरे हरे रंग की हथेली के प्रकाश ने वेल के सिर पर प्रहार किया। मिस्टिक स्काई डार्क एनर्जी सिंबल। हवा में एक हथेली की आकृति घनीभूत हुई और बड़ी होने लगी। और भी आश्चर्यजनक बात यह थी कि वह मिस्टिक स्काई डार्क एनर्जी सिंबल धीरे धीरे असीमित समुद्री वेल के सिर में धंस रहा था। वो टिल्ड टिल्ड टिल्ड। वेल दहाड़ी और तड़पने लगी, उसके चेहरे पर अत्यधिक पीड़ा के भाव थे। इस समय तक उसके 80-90% अंग श्राप की शक्ति से प्रभावित हो चुके थे और वह अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। हा, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा कमजोर है। वृद्ध हंसा और वेल के तड़पने से उठने वाली लहरों से बच गया। अपने चरम पर यह वेल एक झटके से सुनामी पैदा कर सकती थी और सामान्य ओरिजिन कोर रियलम के योद्धाओं को गंभीर रूप से घायल कर सकती थी। वेल के शरीर के भीतर, स्वामी, बाहर एक ग्रेट ओरिजिन कोर रियलम सोवरेन लॉर्ड मौजूद है। कंकालीय डिवीजन लीडर अरूप चिंतित था। वे सभी महसूस कर सकते थे कि वह योद्धा कितना शक्तिशाली था। नकुल शॉ ने लॉर्ड अंगद को पीछे धकेलने के लिए वर्ड स्पेस आई स्लैश का इस्तेमाल किया था, जिससे वह खुद भी खतरे में पड़ गया था। इस नए योद्धा की इच्छाशक्ति इंटेंट से ऐसा लग रहा था कि यह लॉर्ड अंगद से भी अधिक बलवान था। हे, जब वह योद्धा वेल को बाहर से दबा रहा है तो यह हृदय का रक्त सत लेने का सबसे सही मौका है। नकुल शॉ मुस्कुराया। हृदय का रक्त सत? अरूप हैरान रह गया। इस स्थिति में जहां अंदर और बाहर दोनों तरफ खतरा था, नकुल अभी भी उस खजाने के बारे में सोच रहा था। यदि वे सफल हो भी गए तो क्या बाहर मौजूद वह योद्धा इतनी आसानी से हार मान लेगा? श्वा, अरूप ने घोस्ट कॉप्स कार्स्टेरे को वापस समेट लिया और ये देखने के लिए उत्सुक हो गया कि नकुल अपना लक्ष्य कैसे हासिल करेगा। हमें पहले एसिड के इस क्षेत्र को पार करना होगा, नकुल ने कहा। इस समय ऐसा करना बहुत कठिन नहीं था क्योंकि वेल अपनी आधी से ज्यादा जीवन शक्ति खो चुकी थी। जम जाओ। नकुल ने अपनी रक्त शक्ति और आइस इंपीरियल स्पीयर का उपयोग करके पूरे क्षेत्र को जमा दिया। इस बार ऐसा करना पिछली बार की तुलना में बहुत आसान था। रास्ता बनाओ। नकुल ने अगला काम अरूप को सौंपा। धूम 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 टिल्ड टिल्ड। अरूप ने बिना किसी भाव के अपनी 9 डेडली यिन बोन की छाया का उपयोग किया और हथियार से बार बार प्रहार करके एक सुरंग बना दी। सुरंग बनाने की प्रक्रिया उम्मीद से आसान रही, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वेल की जीवन शक्ति कम होने के साथ एसिड की शक्ति भी खत्म हो गई थी। इसके अलावा नकुल ने उस चिपचिपे तरल को ठोस बर्फ में बदल दिया था, जिससे अरूप के लिए सुरंग बनाना और भी आसान हो गया। काम करते समय दोनों ने अपनी आभा और को छिपाने की पूरी कोशिश की ताकि बाहर मौजूद उस शक्तिशाली योद्धा को भनक न लगे। सौभाग्य से वेल का शरीर बहुत विशाल था और उसने एक सुरक्षा दीवार का काम किया, जिससे अंदर की हलचल बाहर नहीं पहुंच पाए। चलो चलें, नकुल ने स्मृति को आदेश दिया। समझ गई। स्मृति और उसके साथियों ने जहाज को संभाला और उसे सुरंग के रास्ते बाहर निकलने की दिशा में मोड़ दिया। बाएं मुड़ो फिर दाएं। नकुल की गॉड स्पिरिचुअल आई ने वेल के शरीर के भीतर की संरचना का पहले ही निरीक्षण कर लिया था। जेमिनाई सेड। थोड़ी देर बाद जहाज वेल के विशाल हृदय के करीब पहुंच गया। पेंग 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 पेंग। हृदय की धड़कन की आवाज से इतना भारी दबाव पैदा हो रहा था कि नाविकों को सांस लेने में कठिनाई महसूस होने लगी। यदि यह वेल इतनी कमजोर न होती तो नकुल शॉ उसके जीवित रहते हुए उसके हृदय के पास आने की हिम्मत कभी नहीं करता। यदि वेल अपने चरम पीक पर होती तो उसके हृदय की धड़कन का कंपन सामान्य सोवरेन्स के शरीर को भी विस्फोटित करने के लिए पर्याप्त था। वेल का हृदय एक छोटे महल जितना बड़ा था और नीले और लाल रंग की चमक बिखेर रहा था। हम इतने बड़े हृदय को कैसे संभालेंगे? कंकालीय डिवीजन लीडर अरूप के चेहरे के भाव अजीब थे। नकुल शॉ कुछ देर चुप रहा और फिर उसने अपना पुराना तरीका अपनाने का फैसला किया। जम जाओ। नकुल ने अपना हाथ हिलाया और एक ठंडी कमल के आकार की रोशनी हृदय पर फैल गई। हालांकि वेल का हृदय इतना विशाल था कि उसे तुरंत पूरी तरह से जमाया नहीं जा सकता था। इतना काफी है।
नकुल शॉ ने सिर हिलाया। आधा जमना भी पर्याप्त था। वास्तव में यदि हृदय पूरी तरह जम जाता तो वेल तुरंत मर जाती, जो वर्तमान स्थिति के लिए अच्छा नहीं था। बाहर हमला कर रहे उस वृद्ध योद्धा ने कुछ महसूस किया। वेल का प्रतिरोध अचानक बहुत कम हो गया था। कप्तान, अब हमें क्या करना चाहिए? स्मृति और उसके साथियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिलहाल वेल का हृदय आधा जम चुका था और उसके शरीर का कांपना भी धीमा हो गया था। नकुल शॉ ने बिना किसी भाव के एक शब्द कहा, खोदो। म्याओ म्याओ। जैसे ही उसने ये कहा, छोटा चोर बिल्ली लिटिल थीविंग कैट एक बेलचा शवल लेकर बाहर कूद पड़ी। कड़क कड़क। उस छोटी बिल्ली ने बेलचा हृदय में धंसा दिया और खुदाई शुरू कर दी। ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरूप भी हैरान था, लेकिन गहराई से सोचने पर उसे याद आया कि नकुल और उसकी बिल्ली पहले भी ऐसा कर चुके थे। ठीक है, सब लोग काम पर लग जाओ। नकुल ने अपना एक हाथ, जिस पर बर्फ के कमल का चिन्ह चमक रहा था, हृदय पर रखा। जैसे जैसे उसकी रक्तरेखा ब्लडलाइन मजबूत हो रही थी, नकुल ने उन गुप्त रक्त तकनीकों का उपयोग करना सीख लिया था जो केवल आइस इंपीरियल स्पीयर तक सीमित नहीं थीं। अपनी रक्तरेखा के प्राचीन पूर्वजों से जुड़ने के कारण उसे कुछ धुंधली जानकारी प्राप्त हुई थी। चलो, इसे करते हैं। सबने कुछ औजार या हथियार निकाले और हृदय के चारों ओर खुदाई शुरू कर दी। जो हिस्से बहुत सख्त थे, उन्हें छोटी बिल्ली को सौंप दिया गया। शू टिल्ड 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 टिल्ड। छोटी बिल्ली ने अपना रहस्यमयी खंजर लहराया और हृदय के सख्त हिस्सों को आसानी से काट दिया। चाय बनाने में लगने वाले समय के आधे समय के भीतर ही हृदय को वेल से अलग कर दिया गया। सौभाग्य से नकुल ने उस क्षेत्र को बर्फ से सील कर दिया था, अन्यथा खून की नदियां बहने लगतीं। ले लो। नकुल ने अपना हाथ उठाया और उस विशाल हृदय को अपनी इंटरस्पेशियल रिंग में रख लिया। सौभाग्य से यह अंगूठी उसे पर्पल सेंट पार्शियल स्पिरिट द्वारा दी गई थी और उच्च श्रेणी की थी, इसलिए इसमें वह हृदय समा गया। यह क्या हो रहा है? सादी कमीज पहने वृद्ध ने पाया कि कुछ गड़बड़ है। उनके सामने मौजूद वेल अत्यंत कमजोर हो गई थी और उसने लड़ने की क्षमता खो दी थी। उसके शरीर से खून की धाराएं निकलने लगी थीं, जिससे समुद्र लाल हो गया था। उसी क्षण बर्फ के टुकड़ों से ढका एक छोटा भूरा जहाज वेल के मुंह से बाहर निकला। वहां कौन है? वह वृद्ध अनजाने में चिल्लाया और ग्रेट ओरिजिन कोरवियलम की आभा ने उस पूरे क्षेत्र पर दबाव बना दिया। जहाज पर मौजूद हर किसी का दिल धड़क उठा। हमें बचाने के लिए धन्यवाद, वरिष्ठ सीनियर। नकुल शॉ बाहर आया और उसने वृद्ध के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जहाज के भीतर मौजूद हर व्यक्ति को ठंडे पसीने छूटने लगे। ऐसा लग रहा था कि नकुल शॉ एक ग्रेट ओरिजिन कोरवियलम के विशेषज्ञ के सामने अपनी बातों से निकलने की कोशिश ब्लफ कर रहा है। क्या तुम वे व्यापारी हो जिन्हें इस वेल ने निगल लिया था? वृद्ध ने इसके बारे में सोचा और जल्द ही स्थिति समझ गया। ये पहली बार नहीं था जब किसी जहाज को असीमित समुद्री वेल ने निगल लिया हो। जब दोनों पक्ष बात कर रहे थे, तभी सू टिल्ड लगभग 100 आकृतियों वाला एक बड़ा समुद्री डाकू जहाज उड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। उस जहाज का अगला हिस्सा त्रिकोणीय आकार का था। मेटल ट्रायंगल पायरेट्स भी यहां पहुंच गए। वह वृद्ध अनजाने में चिल्लाया। उस जहाज से ओरिजिन कोरवियलम की 3 आभाएं प्रकट हुईं, जिनमें से सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ग्रेट ओरिजिन कोरवियलम तक पहुंच चुका था। हा, इन्हें घेर लो। जहाज से एक अहंकारी और समुद्र को हिला देने वाली हंसी गूंजी। अध्याय 581, भयानक स्वामी। उस जहाज का आकार ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप से 2 गुना था और उस पर लगभग 100 समुद्री डाकू सवार थे। इसके ऊपर से वहां 3 सोवरेन्स मौजूद थे। उनमें से एक चांदी के वस्त्र पहने वही व्यक्ति था जो पहले बोला था। उसके बगल में एक महिला खड़ी थी जिसने अपने चेहरे पर काला घूंघट डाल रखा था। उसकी आंखें पानी की तरह शांत थीं। हालांकि इनमें से कोई भी मेटल ट्रायंगल पायरेट्स का वास्तविक नेता नहीं था। जहाज के सबसे ऊपरी हिस्से पर एक विशाल बैंगनी चेहरे वाला व्यक्ति बैठा था, जिसने जानवरों की खाल के कपड़े पहने थे और जिससे धातु जैसी कठोर आभा निकल रही थी। उसके गले में एक जंग लगा हुआ धातु का त्रिकोण लटका था। इन्हें घेर लो। बैंगनी चेहरे वाला व्यक्ति हंसा। मेटल ट्रायंगल पायरेट कैप्टन, इस वेल को मैंने मारा है। चूंकि तुम यहाँ आ ही गए हो, तो तुम हृदय के रक्त सत और ब्लड एसेंस को छोड़कर बाकी सब कुछ ले सकते हो, सादी कमीज पहने उस वृद्ध ने कहा। यदि यह आमने सामने की लड़ाई होती तो वह पीछे नहीं हटता, लेकिन वर्तमान स्थिति उसके लिए बहुत खराब थी। विरोधियों के पास 3 सोवरेन्स थे और उसके साथ आए दोनों युवक युवती केवल एक जिम्मेदारी बोझ मात्र थे। हा, गन क्लाउड पवेलियन के तीसरे बुजुर्ग, लगता है तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ क्या चल रहा है। ये गन क्लाउड पवेलियन का क्षेत्र नहीं है।
यहाँ के आसपास का पूरा समुद्र मेरा इलाका है। मेटल ट्रायंगल पायरेट्स का कप्तान ठहाका मारकर हंसा। तुम चाहते क्या हो? जेमिनाई सेड। वृद्ध के चेहरे के भाव कठोर हो गए। गन क्लाउड पवेलियन इस क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक थी। ये लगभग 1.5 सितारा संप्रदाय था। हालांकि मेटल ट्रायंगल पायरेट्स का कप्तान उस वृद्ध को जानता था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। असीमित समुद्र समुद्री डाकुओं और राक्षसी जीवों का क्षेत्र था। जब तक कोई 2 सितारा संप्रदाय से न हो मेटल ट्रायंगल पायरेट कैप्टन किसी से नहीं डरता था। हे मैं क्या चाहता हूँ? ये मेटल ट्रायंगल पायरेट्स का क्षेत्र है। यहाँ सब कुछ मेरा है। कप्तान के चेहरे पर उपहास के भाव थे। बूढ़े आदमी, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ, शायद हम तुम्हें जिंदा छोड़ दें। चांदी के वस्त्र पहने समुद्री डाकू हंसा। हास्यास्पद। सादी कमीज पहने वृद्ध का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह कांपने लगा। सामान्य स्मॉल ओरिजिन कोरवियलम के सोवरेन्स उसके सामने हमेशा सम्मान से पेश आते थे। समुद्री डाकुओं ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया और कुछ तो वेल को काटना भी शुरू कर चुके थे। डाकुओं का कप्तान वृद्ध को ठंडी नजरों से देख रहा था। अचानक वृद्ध की निगाहें नकुल शॉ और ब्लू लाइटनिंग सी स्काईशिप पर टिकीं और उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उस जहाज के भीतर एक और सोवरेन मौजूद था। पहले नकुल से बात करते समय उसने एक मामूली स्मॉल ओरिजिन कोरवियलम वाले पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसने गौर किया। नकुल की आत्मा भी अत्यंत शक्तिशाली थी और वृद्ध ने इसे महसूस कर लिया था। जिस तरह उनका जहाज वेल के पेट में सुरक्षित रहा था, उसका मतलब था कि वह कोई साधारण जहाज नहीं था। नौजवान मित्र और साथ ही सोवरेन, तुम स्थिति देख सकते हो। ये डाकू किसी को कुछ नहीं समझते और बेहद रक्तपिपासु हैं। अगर हम वेल इन्हें दे भी दें तो भी ये तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे, वृद्ध ने स्पिरिचुअल सेंस के जरिए कहा। डाकुओं का मुकाबला करने के लिए नकुल का साथ पाना ही उसके पास एकमात्र रास्ता था। छोकरे, अगर तूने इस बूढ़े के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की तो तुझे टुकड़ों में काटकर मछलियों को खिला दूंगा, कप्तान ने धमकी दी। डाकू नेताओं की आंखें लालच से भर गईं जब उन्होंने ब्लू लाइटनिंग सी स्काईशिप को देखा। वे पहचान सकते थे कि यह एक उच्च श्रेणी का जहाज है। हालांकि वे वृद्ध की शक्ति से डरकर उस पर सीधे हमला करने से बच रहे थे, लेकिन कमजोरों को लूटने का मौका वे कभी नहीं छोड़ते थे। वरिष्ठ सीनियर, आपने हमें वेल से बचाया है। हम निश्चित रूप से आपके साथ टीम बनाने से इनकार नहीं करेंगे। नकुल ने समुद्री डाकुओं की धमकी भरी नजरों की कोई परवाह नहीं की। बहुत अच्छे। वृद्ध का दिल तेजी से धड़कने लगा। नकुल के साथ आने से दोनों पक्षों की ताकत बराबर हो गई थी, लेकिन परिणाम अभी भी मुख्य रूप से 2 ग्रेट ओरिजिन कोरवियलम योद्धाओं के बीच के युद्ध पर निर्भर था। मैं इन दोनों बच्चों को तुम्हारी जिम्मेदारी पर छोड़ता हूँ। वृद्ध ने हाथ हिलाकर दोनों युवाओं को नकुल के जहाज पर पहुंचा दिया और फिर वह एक शक्तिशाली आभा के साथ डाकू कप्तान की ओर झपटा। बूढ़े, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे लड़े? कप्तान ने अपने होठों पर जबान फेरी और एक भयानक चेहरे के साथ वृद्ध की ओर बढ़ा। बाम टिल्ड धूम टिल्ड 2 ग्रेट ओरिजिन कोरवियलम योद्धा आपस में भिड़ गए, जिससे उठी लहरें दर्जनों मील तक फैल गईं। सब ने आसमान में 2 छोटे काले बिंदुओं को टकराते देखा। बाकी सबको खत्म कर दो, कप्तान हंसा। उसे अपने अधीनस्थों पर पूरा भरोसा था। वृद्ध अपनी पूरी ताकत झोंक रहा था और उसकी शक्ति से आसपास का वातावरण बदल रहा था। हालांकि उसका प्रतिद्वंद्वी भी युद्ध में अनुभवी था। काफी समय बीतने के बाद भी वृद्ध को कोई बढ़त नहीं मिल रही थी। वह नकुल और उसके साथियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित होने लगा। लेकिन युवा कप्तान नकुल आश्चर्यजनक रूप से शांत था। नाविकों ने रक्षात्मक घेरा खोल दिया था। स्मृति, जहाज की रक्षा करो, नकुल ने आदेश दिया। जब तक कोई ओरिजिन कोरवियलम का योद्धा हमला न करे, जहाज का बचाव 1 घंटे तक टिक सकता था। जहां तक असली लड़ाई की बात थी, वह नकुल और कंकालिया डिवीजन लीडर अरूप के कंधों पर थी। श्वा नकुल शॉ और कंकालिया डिवीजन लीडर अरूप जहाज के अगले हिस्से पर आकर खड़े हो गए। जेमिनाई सेड, ये युवक तुम्हारा कप्तान है? उस सुंदर युवती ने शांत खड़े नकुल शॉ की ओर देखते हुए पूछा। नकुल शॉ बहुत युवा था, फिर भी उसकी साधना हाफ सटेप ओरिजिन कोरवियलम तक पहुंच चुकी थी। उनके अपने द्वीप पर भी इतना प्रभावशाली कोई नहीं था। और वहां मौजूद सोवरेन अरूप भी उसकी बातें सुन रहा था। स्वामी, यहाँ 2 सोवरेन्स हैं, आप किसे चुनेंगे? कंकालिया डिवीजन लीडर अरूप की आंखों की ज्वालाएं नाचने लगीं और वह हंसा। वूश। उसी समय चांदी के वस्त्रों वाला पुरुष और काले घूंघट वाली महिला डाकुओं के एक समूह का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़े। उन्होंने अपने दल का एक हिस्सा वेल को काटने और उसके शरीर के भीतर प्रवेश करने के लिए भी भेजा।
मैं उन दोनों को तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूँ, नकुल शॉ ने बिना किसी भाव के कहा। क्या? अरूप लगभग गिरते गिरते बचा। उन दो सोवरेन्स में से एक मिडल स्टेज स्मॉल ओरिजिन कोर रियलम पर था और दूसरा लेट स्टेज पर घोस्ट कॉप्स कार्स्ट एरे के बिना उन दोनों से एक साथ लड़ना अरूप के लिए बहुत कठिन था। और उस शापित व्यूह एरे का उपयोग मत करना, नकुल ने आगे जोड़ा, जिससे अरूप और भी दुखी हो गया। नकुल का गुलाम बनने के बाद से उसे कभी चैन नहीं मिला था, वह कई बार लगभग बिखरने की कगार पर पहुंच चुका था। श्वा, नकुल शॉ ने पीछे एक हल्की बैंगनी परछाई छोड़ी और उन डाकुओं की ओर झपटा जो वेल की ओर बढ़ रहे थे। ये तो सिर्फ एक हाफ सटेप ओरिजिन कोर रियलम का बच्चा है। दोनों डाकू नेताओं ने नकुल को कोई महत्व नहीं दिया क्योंकि उनके अपने दल में भी 10 से अधिक लोग इसी स्तर के थे। उनकी नज़रों में असली खतरा वह कंकाल अरूप था। यदि वे उसे मार देते तो स्थिति उनके नियंत्रण में आ जाती। मार डालो, दोनों डाकू नेता अरूप की ओर कूदे। वूश वूश, अरूप ने 9 डेडली यिन बोन को अपने शरीर में विलीन किया और एक गुप्त तकनीक का उपयोग किया। वेंग टिल्ड, उसका शरीर 2-3 गज और ऊंचा हो गया और उससे धुआं निकलने लगा, जिससे वह एक जलते हुए हड्डियों के दानव जैसा दिखने लगा। बाम टिल्ड, हड्डियों के उस दानव ने अपनी हथेली से प्रहार किया और चांदी के वस्त्र वाले पुरुष को हवा में उड़ा दिया। कितनी जबरदस्त ताकत है! इसमें किसी शक्तिशाली अर्थ ग्रेड हथियार की आभा महसूस हो रही है। उस पुरुष के मुंह से लगभग खून निकल आया क्योंकि डेथ और यिन की ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर गई थी। काले घूंघट वाली महिला के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने नहीं सोचा था कि यह कंकाल इतना शक्तिशाली होगा। जाओ टिल्ड, उसने अपनी उंगली से इशारा किया और एक पीली सफ़ेद ज्वाला, जिससे बुराई और मृत्यु की गंध आ रही थी, अरूप की ओर बढ़ी। इसके साथ ही वूश, उसने एक कंकाल को बुलाया जिससे काली लपटें निकल रही थीं, वह भी अरूप की ओर झपटा। ओरिजिन कोर रियलम का एक प्रेत शव। अरूप चिल्ला उठा और उसका चेहरा उतर गया। ये पहली बार था जब उसने एक सोवरेन स्तर का प्रेत शव देखा था। ये स्पष्ट था कि वह महिला भी अरूप जैसी ही साधना पद्धतियों का अभ्यास करती थी। डिंग डिंग, धूम टिल्ड। इस समय 2 डाकू नेता और एक सोवरेन प्रेत शव मिलकर अरूप पर हमला कर रहे थे। हर बार मैं ही क्यों फंसता हूँ, जेमिनाई सैड। कंकालिया डिवीजन लीडर अरूप गुस्से से फटने ही वाला था, लेकिन सौभाग्य से 9 डेडली यिन बोन के साथ विलीन होने के बाद उस जलते हुए हड्डियों के दानव की रक्षात्मक शक्ति और ताकत नाटकीय रूप से बढ़ गई थी। डिंग डिंग, सोवरेन प्रेत शव के हमलों से चिंगारियां निकल रही थीं, लेकिन जलते हुए हड्डियों के दानव के लिए वे फिलहाल कोई बड़ा खतरा नहीं थे। साथ ही अरूप मन ही मन अपने उस स्वामी को कोस रहा था जो इस लड़ाई को छोड़कर भाग गया था। हे, तुम जितने मजबूत हो, तुम्हारी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। नकुल शॉ जो देख रहा था उससे वह थोड़ा हैरान था। न केवल कंकालिया डिवीजन लीडर अरूप पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया था, बल्कि उस काले घूंघट वाली महिला ने भी एक सोवरेन प्रेत शव को बुला लिया था। उस कंकाल की युद्ध शक्ति कितनी अद्भुत है! जहाज के भीतर मौजूद दोनों युवाओं के मुंह खुले के खुले रह गए। भले ही अरूप का पलड़ा भारी नहीं लग रहा था, लेकिन वह एक साथ 3 सोवरेन्स, 2 डाकू नेता और एक प्रेत शव का मुकाबला कर रहा था। कितना नीच इंसान है! कप्तान इस मौके का फायदा उठाकर भाग रहा है। उस सुंदर युवती की भौहें तन गईं जब उसने नकुल शॉ को बिजली जैसी तेज गति से लड़ाई से दूर भागते देखा। उसके बगल में खड़े युवक के चेहरे पर भी नकुल के प्रति तिरस्कार के भाव थे। जेमिनाई सैड, अध्याय 582, बिजली जैसी गति से पलटती बाजी। वूश, नकुल शॉ ने ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप के आसपास की स्थिति की परवाह नहीं की और सोवरेन्स के बीच चल रही लड़ाई से दूर उड़ गया। उसकी निगाहें वेल के पास मौजूद समुद्री डाकुओं पर टिकी थीं। इस समय कुछ डाकू वेल को काटना शुरू कर चुके थे और लोगों को उसके शरीर के भीतर भेजने की तैयारी कर रहे थे। अगर इन डाकुओं को पता चल गया कि वेल का हृदय पहले ही गायब हो चुका है तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। नकुल शॉ मन ही मन बुदबुदाया। वेल का सबसे मूल्यवान हिस्सा हृदय का रक्त सत और ब्लड एसेंस था। मेटल ट्रायंगल पायरेट्स का कप्तान और गन क्लाउड पवेलियन के तीसरे बुजुर्ग दोनों ही इसे पाने के लिए उतावले थे। नकुल नहीं चाहता था कि उसका रहस्य उजागर हो, क्योंकि इससे वह एक साथ 2 ग्रेट ओरिजिन कोर रियलम सोवरेन लॉर्ड्स का दुश्मन बन सकता था। छोकरे, तुझे क्या लगता है तू कहाँ जा रहा है? टिल्ड। एक हाफ सटेप ओरिजिन कोर रियलम के नेतृत्व में 2-3 नजदीकी डाकुओं ने नकुल का रास्ता रोक लिया। कप्तान का आदेश है कि सबको मार डालो, जेमिनाई सैड। समुद्री डाकुओं के चेहरे पर क्रूरता के भाव थे। नकुल शॉ ने उनकी परवाह नहीं की, उसने बस धीरे से अपनी उंगली से इशारा किया। शू टिल्ड।
हवा में हवा और बिजली की किरणें बीम्स दौड़ गईं, जिनमें से प्रत्येक एक पंख जितनी पतली थी। वुटिल्ड, समुद्री डाकुओं की हलचल अचानक रुक गई क्योंकि उनके सीने हल्की बैंगनी विंड लाइटनिंग से जल चुके थे। उस बैंगनी रंग की बिजली में विनाश का इरादा, इंटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, समाहित था, जो समस्त जीवन को नष्ट कर देता था। यहाँ तक कि हाफ सटेप ओरिजिन कोरवियलम के योद्धा की जीवन शक्ति भी पल भर में समाप्त हो गई। नकुल शॉ को 3 डाकुओं को मारने में उतना ही समय लगा जितना एक चुटकी बजाने में लगता है। पिछली बार की तुलना में ये बहुत आसान था। अब जबकि बैंगनी बिजली पर उसकी समझ 20-30% तक पहुंच गई थी, वह अपने हाफ सटेप ट्रू युआन को शुद्ध बैंगनी हवा और बिजली के रूप में ढाल सकता था। धप धप, नकुल शॉ की आकृति जल्द ही उस विशाल वेल के ऊपर उतरी, जिससे पास खड़े डाकू चिल्ला उठे, ये छोकरा काफी चालाक है। नकुल को देखते ही कुछ अन्य डाकू सतर्क हो गए। वूश वूश वूश, 3 हाफ सटेप ओरिजिन कोरवियलम योद्धा और 1 दर्जन से अधिक अन्य डाकू नकुल की ओर झपटे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को देखकर नकुल बस हंस दिया। श्वा श्वा, उसके पीछे केवल धुंधली परछायां आफ्टर इमेजेस रह गईं। डाकू नकुल के कपड़ों को छू तक नहीं सके। धप धप, इसके बाद डाकू मरकर गिरने लगे। उन मृत डाकुओं के शरीर तो साबुत थे, लेकिन उनके हृदय के पास जलने के निशान थे। पर्पल डिस्ट्रक्शन की हमले की गति इतनी तेज थी कि ये डाकू न तो इससे बच सके और न ही इसे रोक सके। हर बार जब नकुल इशारा करता तो पर्पल डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग की एक पतली लहर निकलती, और इस लहर में विनाश की एक ऐसी आभा थी जो अत्यंत भयानक थी। हे, नकुल शॉ हल्के से हंसा और एक एक करके पास के डाकुओं को मारता गया। उसके वर्तमान स्तर पर ओरिजिन कोरवियलम से नीचे का कोई भी व्यक्ति उसके लिए एक चींटी के समान था, जिसे वह अपनी उंगलियों के एक झटके से मार सकता था। इस लड़के की ताकत तो डरावनी है। पास के सभी डाकू मारे जा चुके थे, और अगर दूसरे डाकू नकुल के पास नहीं आते तो भी वह उन्हें ढूंढकर मार देता। महज कुछ ही पलों में नकुल ने 20 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। लगता है हमने उसे गलत समझा। वह सुंदर युवती दंग रह गई, और जब उसने नकुल को एक के बाद एक पीक ट्रू लॉर्ड रैंक और हाफ सटेप ओरिजिन कोरवियलम के योद्धाओं को मारते देखा तो उसे ग्लानि महसूस हुई। कितनी जबरदस्त युद्ध शक्ति है। आसपास के किसी भी द्वीप पर इतना भयानक प्रतिभाशाली कोई नहीं है, जब तक कि वे किसी 2 सितारा संप्रदाय से न हों। उस सुंदर युवक का हृदय भी कांप उठा। नकुल उन्हें पलक झपकते ही मार सकता था। अंततः नकुल ने उन 2 सोवरेन डाकुओं का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया। लगता है हमने उसे कम आंका है। उस पुरुष और महिला ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। उन दोनों ने कल्पना भी नहीं की थी कि इतना युवा साधक इतना शक्तिशाली होगा। यदि उन्होंने उसे नहीं रोका तो नकुल आसानी से बाकी सभी डाकुओं को मार डालेगा। जाओ, काले घूंघट वाली महिला ने दूसरे डाकुओं की मदद के लिए उस ओरिजिन कोरवियलम के प्रेत शव को भेजा। जहाज पर डाकुओं को मारते समय नकुल को अचानक एक ठंडी और धुंधली आभा महसूस हुई। नजर घुमाकर देखने पर नकुल ने देखा कि एक जलता हुआ प्रेत शव उसकी ओर लपक रहा है। अतीत में नकुल अपनी गॉड स्पिरिचुअल आई का उपयोग करके इसे नियंत्रित करने की कोशिश कर सकता था, लेकिन अब उसने वैसी हिम्मत नहीं की। पर्पल डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग विप, विनाशकारी बैंगनी पवन विद्युत कोड़ा। नकुल पीछे नहीं हटा। उसने हवा और बिजली की एक हल्की बैंगनी जंजीर तैयार की, जिससे विनाश की आभा निकल रही थी। वूश वूश वूश, टिल्ड टिल्ड टिल्ड, कोड़े ने कंकाल पर प्रहार किया और उसकी हड्डियों से धुआं निकलने लगा। बिजली की शक्ति पहले से ही अंधेर प्रेत जीवों की काट होती है, और नकुल की बिजली में तो विनाश का इरादा भी शामिल था। जैसे ही दोनों टकराए, नकुल को तुरंत बढ़त मिल गई। पर्पल डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग विप के हमलों की पहली झड़ी ने उस सोवरेन कंकाल पर प्रहार किया और विस्फोट किए, जिससे उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। महज कुछ ही सांसों में नकुल ने उस कंकाल को पूरी तरह से दबा दिया और उसे इस तरह चिल्लाने पर मजबूर कर दिया जैसे उसकी मृत आत्मा की चीखें सुनाई दे रही हों। स्वामी, वह सोवरेन स्तर का कंकाल है जो दुर्लभ मिस्टिक डार्क क्रिस्टल बोन के साथ विलीन हो चुका है। ये हड्डियों को मजबूत करने के लिए एक अत्यंत कीमती वस्तु है। कंकालीय डिवीजन लीडर अरूप को यह देखकर दुख हो रहा था कि नकुल उसे नष्ट कर रहा है। मिस्टिक डार्क क्रिस्टल बोन। नकुल शॉ तुरंत समझ गया कि यह वस्तु अरूप के लिए बहुत उपयोगी है। श्वा, नकुल शॉ ने कोड़े को विसर्जित कर दिया और पर्पल डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग की शक्ति को अपने शरीर में समाहित कर लिया। आइस इंपीरियल सील, शाही बर्फ मोहर। नकुल ने अपनी रक्त शक्ति का संचार किया और एक पारदर्शी बर्फ नीली मोहर बनाई, जिससे अत्यंत ठंडी आभा निकल रही थी, जिसने कंकाल को चारों ओर से घेर लिया। कंकाल के शरीर पर तुरंत पाला जमने लगा और वह पूरी तरह से जमने की कगार पर पहुंच गया। हालांकि
वह आखिर एक सोवरेन था, इसलिए उसकी ज्वालाओं ने आइस इंपीरियल स्पीयर की ठंडक का विरोध किया। आइस इंपीरियल स्पीयर। नकुल की आंखें कठोर हो गईं क्योंकि उसने स्पीयर की और अधिक शक्ति का संचार किया, जिससे उसकी मारक क्षमता नाटकीय रूप से बढ़ गई। वह कंकाल तुरंत बर्फ में सील हो गया। स्वामी, अद्भुत काम किया। अरूप ये देखकर खुशी से झूम उठा। मेरा डार्क ज़ैड स्केलेटन किंग। रुको। काले घूंघट वाली महिला का चेहरा बुरी तरह बदल गया और वह गुस्से में चिल्लाए। नकुल अडिग रहा और उसने बर्फ के भीतर पानी की एक लहर भेजी। जल से बर्फ, पानी की वह लहर एक बर्फीले ब्लेड में बदल गई जिसने डार्क ज़ैड स्केलेटन को कई टुकड़ों में काट दिया, क्योंकि वह महिला कंकाल को संघर्ष करवाने की कोशिश कर रही थी। यदि वह संघर्ष करना शुरू कर देता तो उसे इंटरस्पेशियल स्टोरेज रिंग में रखना कठिन होता। कड़क कड़क कड़क। डार्क ज़ैड स्केलेटन के अलग अलग हिस्सों को नकुल ने अपनी प्राचीन अंगूठी में रख लिया, क्योंकि बाद में अरूप को इसकी आवश्यकता पड़ने वाली थी। छोकरे, तूने मेरी 100 साल की कड़ी मेहनत बर्बाद कर दी। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि तू मरना चाहे तो भी तुझे मौत नसीब ना हो। काले घूंघट वाली महिला पागल होने लगी। सोवरेन स्तर के प्रेत शवों को तैयार करना अत्यंत कष्टकारी कार्य था। पास खड़े डाकू हक्के बक्के रह गए और जहाज पर मौजूद उन दो युवाओं के दिल दहल गए। थाउजेंड फ्लोइंग आइलैंड्स के 2 सितारा संप्रदायों में भी इस स्तर के बहुत कम प्रतिभाशाली लोग होंगे। उस सुंदर युवती के चेहरे पर प्रशंसा के भाव थे जब उसने वेल के ऊपर खड़े उस शीतल स्वभाव वाले युवक को देखा। जे जलते हुए हड्डियों के दानव के रूप में अरूप ने इस मौके का फायदा उठाया और डेथ और यिन से भरे हमले के साथ महिला को हवा में उड़ा दिया। वाह! महिला ने खून की एक उल्टी की। अपने प्रेत शव को खोने के बाद उसकी कुल युद्ध शक्ति 20-30% कम हो गई थी। इस समय अरूप अपनी 9 डेडली यिन बोन के साथ उन दोनों सोवरेन्स पर हावी होने लगा था। धप धप धप। नकुल शॉ की आकृति वेल के शरीर पर बिजली की तरह कौंधी और जल्द ही 10-20 मील के भीतर मौजूद हर डाकू मारा गया। बचे हुए डाकू डरकर उससे 100 मील से भी ज्यादा दूर भाग गए। ऐसा कैसे हो गया? मेटल ट्रायंगल पायरेट्स के कप्तान का चेहरा आखिरकार बदल गया। एक ऐसा समूह जिसे उसने तुच्छ समझा था, उसके पास इतनी भयानक युद्ध शक्ति थी। अरूप अकेले 2 सोवरेन से लड़ रहा था और नकुल ने बड़ी आसानी से चालक दल के सदस्यों और डार्क ज़ैड स्केलेटन का सफाया कर दिया था। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। नकुल ने देखा कि अब पास में कोई डाकू नहीं बचा है। वेन टिल्ड। नकुल की पीठ पर हवा और बिजली से बने हल्के बैंगनी पंख उभरे, जिससे आसपास की हवा तेजी से चलने लगी। विंग्स ऑफ विंड एंड लाइटनिंग। पवन और विद्युत के पंख। पलक झपकते ही नकुल वापस अपने जहाज पर पहुंच गया। टिल्ड। जहाज के पास हवा के तेज झोंके चलने लगे। उस हवा में एक सोवरेन का इंटेंट इच्छाशक्ति महसूस हो रहा था। वूश! विनाश की आभा से घिरे कई गज लंबे पंख सबके ऊपर दिखाई दिए। न तो वे 2 डाकू नेता और न ही जहाज पर मौजूद लोग समय रहते प्रतिक्रिया दे सके। ब्लेड ऑफ पर्पल डिस्ट्रक्शन। नकुल के हाथ में एक पतली बैंगनी तलवार घनीभूत हुई, जो विनाश की शक्ति से चमक रही थी। श्वा टिल्ड। जेमिनाई सेड। वूश! वह ब्लेड काले घूंघट वाली महिला की गर्दन के पिछले हिस्से को चीरता हुआ निकल गया। वह महिला केवल सदमे में चिल्ला सकी। कुछ ही समय पहले कंकालिया डिवीजन लीडर अरूप ने उसे गंभीर रूप से घायल किया था और वह अभी तक संभल भी नहीं पाई थी। जैसे ही नकुल शॉ वहां पहुंचा, उसका हमला पहले ही सटीक बैठ चुका था। शू टिल्ड। वह ब्लेड महिला के शरीर के चारों ओर जल रही सफ़ेद लपटों के पार निकल गया और ब्लेड का रंग बहुत हल्का हो गया। इसके बावजूद उस ब्लेड के भीतर समाहित विनाश की आभा, ऑरर ऑफ डिस्ट्रक्शन, उस महिला की जीवन शक्ति को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। धप! उस महिला का शव आसमान से गिरकर सीधे समुद्र में जा गिरा। उसके साथ मिलकर लड़ रहे पुरुष डाकू की सांसें अटक गईं। विंग्स ऑफ विंड एंड लाइटनिंग और ब्लेड ऑफ पर्पल डिस्ट्रक्शन के मेल ने नकुल शॉ को बिजली जैसी गति से बाजी पलटने की ताकत दे दी थी।